वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई किस्त दहशत वहशत की। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हेयर को सेलफोन की बीप पर इसने हरासा होते साथ ही बैठी आसिया बेगम को देखा। वो इस वक्त गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी शॉपिंग के लिए जा रही थी ड्राइवर के साथ, जिससे दाद बेखबर था। इसने आसिया बेगम को देखा जो अपने ही गम में मुस्कान में मुब्तला थी। कौन है, उठा लो। गाड़ी की खामोश फिजा में सेलफोन की बीप वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जिस पर आसिया बेगम ने न देखते न गवारी से कहा। सुबह वाले नंबर से मुसलसल कॉल्स आ रही थी। वो इग्नोर करती रही पर इससे अभी मशकूक नजरों से घूरती आसिया बेगम के कहने पर ओके की। अस्सलाम वालेकुम राबी, कैसी हो? वो बिशाशत से बोली, हालांकि दूसरी तरफ गहरा सकूत था। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा मिसेस दाऊद? आलिफ, अब अपनी आंखों से देख लीजिएगा, वही है आपका शोहर जहां आप लोग जा रहे हैं। आपसे सिर्फ छोटा सा अर्ज है, इन्हें देखकर एक कॉल जरूर करना, सारा सच और झूठ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई और वो अपनी अबतर सांसों खौफ से जर्द पड़ती रंगत वहीं बुत बनी रही। क्या हुआ नूर, सब ठीक है मेरी बच्ची? इसकी लट्ठे की मानित सफेद रंगत देखकर आसिया बेगम को तशवीश हुई। उन्होंने कंधा हिलाकर इसे होश दिलाया। तो कुछ नहीं, वो राबी थी मेरी दोस्त, इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस वही। बहुत हिम्मत जमा करते इसने झूठ बोला और खिड़की के बाहर देखते गहरे गहरे सांस भरने लगी। यह सांस ही सुहारे रूह था कि वो इनके पीछे है। कैसी जिंदगी थी, कैसा कैद था। एक गुंडा दरिंदा बुरी तरह इसके पीछे पड़ गया था और वह ना अपने शोहर से जिक्र कर सकती थी और ना बुरहान से। आंसू सोचकर ही छलक पड़े थे, जिन्हें छुपाकर दुपट्टे से साफ करती वो सीधी हो बैठी। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दोस्त के पास चलें? आसिया बेगम मुतफक्कर होकर बोली। नूर ने नफी में सर हिलाया तो उन्होंने इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। सहारा पाते ही वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर यहाँ पब्लिक प्लेस का ख्याल करते जहर भरा खून पी गई। शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रुकते वो दोनों बाहर निकली। नूर ने सरसरी से नजर फेरी और आसिया बेगम के पीछे जाने लगी। वो भूलना चाहती थी, सब कुछ इग्नोर करके अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहती थी, पर कहीं कुछ था जो इसे खटक रहा था। कुछ था जो इससे छुपा था। जहां इसकी बहन का गायब होना, एक बेस्ट का अंधी लड़की की मदद करना, क्योंकि रेस्टोरेंट के पेपर्स इन्हें वापस मिल गए थे और वो जानती थी ये सिर्फ इसे मजबूर बनाकर साथ रखने के लिए इस आदमी ने चाल चली थी, और वो कामयाब भी ठहरा था। इसकी बहन चंद हफ्तों में ही पूरी तरह इसके शहर में झगड़ी गई थी, जैसे इंतजार में ही इसी के थी। वहीं दाद का अरसे से गायब होना, फिर एक बदला मजबूत दर हकीकत बुज़दिल दाद का आना। कैसी जंजीर थी जिसकी कड़ी कड़ी उलझी हुई थी। सब कुछ इसके सर के ऊपर से जा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सर झटक कर तवील सांस भरा, दफातन ठटक गई। इसने चौंक कर बाई जानिब देखा और अगले ही पल जैसे सांस सीने में अटक गई। वो सच में वहां था। इसकी नजरों का मरकज वही इस दिन वाला फकीर था जो नूर को सुबह बी के पास जाते हुए बाहर घरों के सामने खड़ा मिला था। इसके वजूद में सर्द लहर सी दौड़ गई, हाथ पांव जैसे बेजान हुए। दिल कह रहा था भाग जाओ, छुप जाओ, और दिमाग कह रहा था आज जान ही लो कि हकीकत क्या है। और फिर आलिफ को जाते देखकर नूर एकदम मुड़ी। नूर कहाँ? इसे भागते देखकर आसिया बेगम बौखलाई। ताई अम्मी 2 मिनट मेरी दोस्त से बात करनी है। यही है, आप शॉपिंग करें, मैं आती हूँ। इसने मोबाइल मुट्ठी में थामा और जल्दी से कहकर इनके अरे रस सुने से पहले वहां से भागी। ये लड़की भी ना। आसिया बेगम इसे नीले दुपट्टे में वहां भागते देखकर सर झटकती ड्राइवर के साथ अंदर बढ़ी ताकि वो बैग थाम सके। इसने नजरों में आलिफ को रखते रोड को क्रॉस किया और फिर छोटे कदम लेती धड़कते दिल और पसीने से नम मौत का जैसे पीछा कर रही थी। और फिर आगे जाकर वह फकीर एक तंग सी गली में दाखिल हुआ। आलिफ भी जैसे महसूस कर चुका था वो इसका पीछा कर रहा है, इसलिए इसने एकदम पलट कर देखा और नूर इसका पीछा कर रही थी। एकदम गली के कुछ दूर खड़े गोलगप्पे वाले की आड़ में हो गई। इसने जल्द अज जल्द इस आदमी को पकड़ना था, इससे पहले कि वो मौका देखकर भाग जाए। इसे यकीन तो था कोई पीछे है, पर यह कोई नूर होगी इसे अंदाजा नहीं था। वहीं इसकी बढ़ती जुर्रत पर दाद भी दी और आगे बढ़ गया। इसके हाथ में बड़ा सा खंजर था जिसे वो हाथ में छुए इस फकीर के पीछे जा खड़ा हुआ और जिसने घर का दरवाजा नॉक करना चाहा, पर दूसरे पल पलटकर वो कटोरा आलिफ को मारा जिसके कंधे पर लगा और मैले थैले जिसमें आटा भरा हुआ था। इसने गन निकालकर आलिफ के माथे पर रख दी। तुम्हें क्या लगा आलिफ, ऐसे ही पकड़ लोगे? वो हंसा। आलिफ को इसकी उर्दू से अंदाजा हो गया था ये यहाँ का तो नहीं था, मतलब ये इसराइल या कितर से आए गए थे। पकड़ तो लिया है जानी, तो मस्खरे से कहकर इसने एकदम हाथ घुमाया इसके पेट पर।
سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا سامنے والے کے پاس ہتھیار ہے کہ نہیں. دلبر جہاں اس آدمی نے دھاڑ کر پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے، عالف نے جھپٹ کر اس ہاتھ سے گن چھینی، پر مقابل پہ بپھر کر اس پر ٹوٹ پڑا اور دونوں گتھم گتھا ہوئے نیچے گرے. گھن اور خنجر کچھ فاصلے پر جا گرے اور دونوں ایک دوسرے کی جان ہاتھوں میں لینے کے در پر تھے. عارف نے سرخ رنگت سے اپنے گلے پر دباؤ برداشت کرتے اپنا گھٹنا سیدھا اس کے کٹے ہوئے پیٹ پر مارا. دوسرے پل فضا میں دل دہلا دینے والی چیخ گونجتی بروقت عارف نے اس کے منہ پر اپنا پوٹ سمیت پاؤں جما دیا اور پھر پھڑ پھڑا کر رہ گیا. بتاؤ زمان کہاں ہے؟ وہ پیٹ پر لگے خنجر کے وار گھٹنے سے درد میں تڑپ رہا تھا. عارف کے پوری طرح قبضے میں لے کر اس کے منہ سے بوٹ ہٹایا تو تھوڑی اور ہونٹ کچل گئے تھے. مجھے نہیں معلوم. وہ نیلا پڑنے لگا جس پر عارف شاکڈ ہوا. کیا اس نے پہلے ہی کچھ کھا لیا تھا؟ او شٹ ڈیم اٹ. غصے سے اس نے پاؤں سے خنجر قریب کیا اور اٹھا کر اس کے گلے پر گھمایا ہے اور ساتھ ہی منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا. اور دوسری طرف یہ سب دیکھتی نور تھر تھر کانپ رہی تھی. اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو ضرور زمین بوس ہو جاتی. او میرے خدایا، یہ کیسا حیوان ہے؟ اس نے ایک فقیر کو بھی مار دیا. یہ میرا دانت نہیں ہو سکتا. وہ سسکتی منہ پر ہاتھ جمائے پیچھے ہوئی اور دوسرے ہی پر سیل فون پر دانت کا نمبر ڈائل کیا. بہرحال وہ کوئی بھی رسک نہیں رکھنا چاہتی تھی دانت کے خلاف. تبھی موبائل کان سے لگایا. ہیلو دانت کہاں ہو؟ اوکے ہوتے ہی اس نے بکھلا کر دیوار سے پشت ٹکائے کہا. سامنے لوگ آ جا رہے تھے پر یہ تنگ گلی ویران کچھ اندھیرے میں تھی کیونکہ اس کے دونوں طرح بند بڑے مقام تھے. وہ خوفزدہ وحشت سے لرز رہی تھی. ایک میٹنگ میں ہوں. خیریت؟ نور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ دوسری طرف فکر مند لہجہ تھا. اس نے ڈرتے ہوئے پچھلی گلی میں دکھا. اسی وقت خون کو اس آدمی کے تھیلے سے صاف کرتے عارف نے مسکراتی گرے سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں. نور حواس باختہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی. اسے لگا اب اس کی باری ہے. اگر وہ ایک بے قصور فقیر کو مار سکتا ہے تو اسے مارنے سے کیوں نہیں دیر کرے گا. اس کے پہنچنے سے پہلے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے. اندر چھپ کر گہرے گہرے سانس بھرتی نیچے بیٹھ گئی. لوگ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. پانی. وہ داد کی کال کو تو بھول ہی گئی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے صرف گرے آنکھیں اور وہ درندہ خون صاف کرتے گھوم رہا تھا جس کے سامنے ایک مری انسان کی بھڑکتی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے پانی کی اس نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور لرزتے ہاتھوں سے منہ سے لگائی. ایک ہی سانس میں بوتل خالی کرتے وہ اپنے پسینے سے نم چہرہ ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی. وہ دانت نہیں تھا جو جھوٹ بول رہا تھا. وہ صرف مجھے ڈرا رہا تھا. عالم وحشت میں بڑبڑ آئی. وہ بددستور اندر دبکی بیٹھی تھی. نور آئیو اوکے؟ دانت کی گھمگیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. I'm sorry دانت. I'm really very sorry. اس نے روتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. کافی دیر وہیں بیٹھی رہی اور اسے ڈھونڈتا کہیں چلا جائے پر اسے یہ گاڑی اپنی سیفٹی کے لیے کم لگی. جس پر آہستہ سے باہر نکلتی وہ وہاں سے بھاگنے لگی شاپنگ مال کے اندر پر وہیں جم کر رہ گئی جب کچھ فاصلے پر سیاہ مرسڈیز کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے کیونکہ اس میں بیٹھے وجود کی گرے آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں. وہ اندر بھاگ گئی. بہرحال وہ دانت نہیں تھا اور اب اس بکواس کرنے کا کہ کالز نہیں اٹینڈ کرے گی. وہ اپنی شادی کی تیاری میں پوری طرح متوجہ ہوگی. آگے سوامی مسکان اپنے سامنے کھڑے برہان کو بارود کی شکل میں دیکھ کر ایسا میٹھا سا طنز کیا پر وہ اس کی طرف دیکھے بنا فیری کو محبت کرتا اسے چاکلیٹ سما رہا تھا. دوست آپ اچانک سے غائب ہو گئے تھے؟ فیری نے منہ بنا کر کہا. برہان ہنس پڑا. کچھ ضروری کام تھا سویٹ ہارٹ. اسے بیڈ پر بٹھائے وہ مکمل مسکان کو اگنور کرتا چینج کرنے چلا گیا اور فیری مسکراتی اپنے رخسار سے اس کا چپتا داڑھی کا لمس مٹا کر کھلکھلائے. یہ تو مسکان نے بھی دیکھا تھا. بڑی ہوئی شیف میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا کہ جب اچانک سے وہ اس کے سامنے آیا. ایک پل کو دیکھ کر اس کی جیسے دھڑکنیں تھمی تھی اور دوسرے ہی پل وہ بے نیاز بن گئی. بہت برے ہیں نا ڈیڈ؟ فیری کی ناک انگلی سے چھوتے وہ بآواز بولی. نہیں مما آپ دونوں بہت اچھے ہیں. وہ اس کے گلے میں بازو ڈالے مسکان کے گال پر کس کرتی بولی. بری شخصیت کو صرف برائی ہی دکھتی ہے فیری. کچھ دیر بعد وہ چینج کیے باہر نکلا تو بڑی کاٹدار نظروں سے مسکان پر ڈال کر بولا. مسکان کھلکھلا کر ہنسی جس پر برہان جل بھن گیا. بیٹا آپ ذرا ہوم ورک کرو جب تک میں آپ کی ماما سے کچھ باتیں کر کے آتا ہوں. ٹی شرٹ کے بٹن بند کیے وہ آگے بڑھتے مسکان کے بازو دبوچ کر فیری سے بولا جس نے سر ہلا کے اجازت دی اور دوسرے ہلا میں وہ گھسیٹ کر مسکان کو روم سے نکلا اور دوسرے روم میں آ کر وہ بھی دردی سے پیٹ پر پھینکا. کہاں ہیں وہ لڑکیاں اور وہ آدمی ڈاکٹر؟ جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اس کے منہ بے رحمی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر وہ نیچے آواز میں غرایا پر دوسری طرف تو جیسے
वो इन सब के लिए पहले ही तैयार थी। कंधे उचका गई। मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा कर वहां वापस तुम्हारी तरफ आ गई थी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जब आई थी तो तुम्हारे साथ एक आदमी था, तुम इसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया। मुझे बताओ कहाँ है वो मुस्कान, वरना वो हाल करूंगा तुम्हें अपनी दुनिया में आने पर पछतावा होगा। इसने झटके से इसकी ठोड़ी छोड़कर इसके गले को पकड़ा। इसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। खून के ज्यादा बहने पर वो जब बेहोश हो गया तो इसने इसे सबसे मुकाबला किया। इसे अकेला छोड़कर इसके लिए बेजुबान गवाह छोड़कर वहां से चली गई थी। यू शट अप। इस भी अगर इतना ही जोश है इन्हें पकड़ने का तो पहले कहाँ मर गए थे? हाँ, जब ऐसी बहुत सी लड़कियों के माँ बाप समाज को की थूक लानत सहकर पुलिस का दर खटखटाते हैं, कहाँ मर जाते हो तुम सब? जब बेगुनाह मासूम बच्चों को रोंदा जाता है क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों 2-5 दिन बाद जांच पड़ताल खत्म कर देते हो? अंधे हो जाते हो? जब बूढ़ा बाप रोता बेगुनाह बेटे की मौत के लिए इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाता है, और हाँ इसे हाँ हिम्मत रखकर जैसे तसल्लियां देकर किस्सा खत्म कर देते हो, क्यों अपना नहीं करते? पुलिस वाले हो, कानून का साथ है, करो इंसाफ, दिलाओ बेगुनाहों को जिन्हें झूठे सबूत गवाहों की बिना पर फांसी उम्र कैद दी जाती है। वो इससे बुलंद आवाज में चिल्लाई, ये हमारी मेहनत है, कड़ी कड़ी जोड़ी है, हम माह लगे हैं इन्हें ढूंढने में। मायूसी का मुंह देखना पड़ा पर हिम्मत नहीं हारी, और जब इन्हें हासिल किया तो तुम्हारे हवाले कर दो ताकि 2-3 साल बाद कोर्ट की तारीख आए और वो बच्ची कुछ इज्जत धूल में झोंक कर जलील होती फिरे या इस वर्दी के भेस में छुपे मक्कारों के हाथ चढ़ जाए। सुबह के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस फलां फलां कोर्ट की सुनवाई पर जाते, मुख्तलिफ मुखालिफ की शदीद फायरिंग में अल्लाह को प्यारी होगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। झटके से अपनी गर्दन इसकी गिरफ्त से छुड़वाकर वो आतिशफिशां इस पर चिल्ला रही थी। तो बुरहान ने कुछ कहना चाहा कि मुस्कान यकदम चिल्लाई, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा या मुझसे गवाही मांगी तो मैं आईजी के पास जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी तशद्दुद का, और इसका सबूत अभी अपनी जुबान काट कर दूंगी, रिमेंबर। इसके कहने के साथ ही अपनी पैंट से चाकू निकाला और अपनी जुबान पर रख दिया। बुरहान तो शशदर इसके सामने खड़ा था। ब्रेकफास्ट रेडी करके वो जॉगिंग पर गया और वहां से आकर जिम में कुछ एक्सरसाइज करके अभी लौटा ही था। फ्रेश होकर आने के साथ खड़े ग्रे 4-पीस सूट में मैरून टाई पर टाई पिन लगा रहा था, पर नजरें वाइट ब्लैंकेट पर दुबकी सुई हुरुलैन के फेस पर जा रही थी। अनाबी कटजात लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी। बालों में ब्रश लगाए मुस्कुराता वो बेड पर बैठा। तुम्हें उठना नहीं, मैं कब से नाश्ता तैयार किए तुम्हारे इंतजार में हूँ। इसके स्याह बालों की लट को कान के पीछे करते वो मुस्कुराया। मुझे अभी सोना है आलम, वो कसमसा कर कहती करवट बदल गई। ठीक है सो जाओ। झुककर इसके सर पर बोसा देते इस पर ब्लैंकेट दुरुस्त किया और वो उठकर कोट पहनने लगा। तभी इसके सेलफोन की स्क्रीन रोशन हुई। कोट का बटन बंद करते इसने मोबाइल उठाया और वहां हॉस्पिटल से कॉल्स देखकर इसकी धड़कनें जैसे थम गई। मेरी बहन ठीक है? वो बड़बड़ाकर हुलुलैन का सर थपथपाते वहां से निकला। सर आप प्लीज जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरी तरफ से डॉक्टर बुखलाई आवाज में थी। ओके आ रहा हूँ, पर याद रखना मेरी सिम को कुछ ना हो। अपनी तरफ से इसे सख्त वार्निंग दी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अलबत्ता धड़कनें जैसे मचलती अपनी इसका चौड़े मजबूत वसी सीना चीर कर बाहर आने को आ रही थी। सुनो लड़के, एंड जब होश में आ जाए तो इसे अच्छे से नाश्ता करवाना और इसका ख्याल रखना। मैं आता हूँ, वो कहकर वहां से लंबे डग भरता निकला। आरिफ टेबल पर नाश्ता लगाता हैरान परेशान खड़ा था। फैन को बगैर नाश्ता कराए कभी ऑफिस नहीं गया था, पर आज खुद भी ऐसे ही चला गया, बल्कि अपनी बीवी को भी ऐसे ही छोड़ गया। वो जो आलम के जाने के बाद रिलैक्स ही सोई हुई थी, अचानक से आईब्रोज का आकर उछल पड़ी। ये अब काइयां घबराहट, दिल घबराना, ये अजीबो गरीब हालत इसके साथ पिछले 2 दिन से थी, पर वो काफी हद तक आलम से छुपाई बैठी थी। कल आंखों का रोकर सूझ जाना ये डर से नहीं, अचानक हुई वॉमिटिंग से था, जिसका इसने आलम को डर से कहकर छुपा दिया था और फिसली भी घबराहट का शिकार होती। खुदा का शुक्र था इसने खुद को बचा लिया था, वरना पता नहीं क्या होता। अभी भी वह मुश्किल मुंह पर हाथ रखे वो बाथरूम की तरफ गई और सिंक पर झुके वो निढाल हो गई। इसे लग रहा था वो अमचल निमकी खाने से ही इसकी हालत हुई है। अगर आलम के मना करने पर ना खाती तो ये हालत ना होती। वो चेहरे पर पानी की छींटे मारकर वहीं बैठ गई। पता नहीं क्या हो रहा था, और जब इसकी खराब हालत का आलम को मालूम पड़ेगा वो कैसा रिएक्ट करेगा, सोचकर ही इसे होल उठ रहे थे। थके थके कदमों से वो जल्दी बेड पर बैठ गई और तभी ही दरवाजा नॉक हुआ। मुझे नाश्ता अभी नहीं करना, मैं सोना चाहती हूँ, इसे मालूम था आरिफ है। तभी कहकर वापस ब्लैंकेट में घुस गए। ठीक है, जब भूख लगे तो बाहर आ जाना, मैं लाउंज में ही बैठा हूँ। आरिफ मुस्कुराया और वो कहकर चला गया। पर
दरवाजा खुला देखकर पप्पी यकदम अंदर घुस गया। इस दिन आलम के फेंकने पर वो कुछ खौफजदा हो गया था, इसलिए हूर से दूर भाग रहा था, पर अब मुसलसल इससे दूर रहना इसके बस की बात नहीं थी। तभी मौका देकर अंदर घुसा है और दरवाजा बंद होने पर पाँव पाँव करता बेड पर चढ़ गया। बेबी! हूर को इस पल पप्पी की वैसे ही शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी और इसी पल इसे पाकर वो खुश हो गई। इसे बाहें वहां की जिसमें वो भाव सी छोटी आवाज करता लेट गया। शुक्र है बेबी तुम आ गए, कम से कम कोई तो है जिससे ये सब शेयर कर सकती हूँ, वरना आलम पता नहीं मेरी तबीयत जानकर फिर कितना गुस्सा करेंगे। इसे वसवसे उठ रहे थे, क्या वो चले? ए बेबी! इसने इसके घने सफेद बालों में हाथ फेरते पूछा और वो फरमाबरदार बेटा बना भाव भाव करता इसे जवाब देने लगा। बाकी का वक्त वो इससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही और वो बेबी कपड़ों में मलबूस इसके साथ बेड पर सोया। वक्फे वक्फे बाद इसके सवाल के जवाब में भाव करता। खाना खाया प्यारे बेबी ने? वो मुस्कुराती पूछने लगी और वैसे ही अपने मखसूस अंदाज में मुस्बत जवाब देने लगी। गाड़ी झटके से रुकती वो बाहर निकला और कोट का बटन बंद करते इसने बुरी आंखें इस इमारत की तरफ उठाई जहां इसकी सांसें टिकी थी। अगले पल वो लंबे लंबे ढक भरता लिफ्ट में दाखिल हुआ। क्या हुआ मेरी बहन, ठीक है? डॉक्टर के सर पर पहुंचते इसने सद लहजे में कतई बुरी खबर की गुंजाइश देते पूछा। रिलैक्स आलम, वहां पहले से मौजूद ब्रिगेडियर ने नरमी से कहा, पर इसने कहाँ ध्यान दिया था। इसकी बुरी सुर्ख अंगारा आंखें डॉक्टर्स पर टिकी थी। सर आप अंदर आ जाएं, डॉक्टर ने हरासा होते जल्दी से कहा और ब्रिगेडियर इसे देखते सोच में रहे थे कि इसे कभी कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। आलम बात तो सुनो। कर्नल ने एक कोशिश की। मैं वहां सब पर वाज़ेह कर चुका था कि मेरी फैमिली, मेरी बहन, बीवी, वो दो भाई बहन से सब दूर रहे। इज नॉट क्लियर? चट्टानों से सख्ती से कहते वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पीछे इसके पागलपन पर वो दोनों मुस्कुराए। शुगर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, वरना मैंने इसकी मना के बावजूद यहाँ आकर इससे काफी तवक्को रख ली थी, कर्नल ने कहका लगाते हुए कहा। और वहां वो जो डॉक्टर मुस्कुराए और कुछ ही देर में वहां गाड़ियां रवाना हुई। आलम जो परेशान से अंदर दाखिल हुआ था, साकिब दरवाजे पर बुत बन गया। सामने ही वो जाने आलम एक हाथ पेट पर रखे दूसरे नर्स के हवाले किए जहां से ड्रिप निकाली जा रही थी। आंखें मूंदे पड़ी थी पर पलकों की लर्जिश इसे होश की दुनिया में कदम रखने की गवाही दे रही थी। सिम्मी! इसके लब हिले पर आवाज जैसे हलक में ही दब गई। वो पुकारना चाहता था, बहुत कुछ कहना, इसकी आंखों को देखना चाहता था, पर लफ्ज जैसे छीन लिए गए थे इससे। वो खामोशी से भारी कदम उठाते इसके पास रखी चेयर पर बैठा और इसके बालों में देखा जहां हल्की हल्की चांदनी बिखर रही थी। इसका दिल भारी होने लगा और घनी पलकें आंखों से भीग गई। वो यक टक बगैर पलके चिपकाए से घूर रहा था। इसे याद था जब वो तितली सी खूबसूरत छोटी सी लड़की खिलखिलाती थी, कैसे घर में चहकार खनक बिखर जाती थी। इसकी चूड़ियों की खनक इसे हमेशा मुस्कुराए रखती थी। सिम्मी, अम्मा कह रही थी तेरे लिए जहेज इकट्ठा करना है, फिर तो मुझे अम्मा को छोड़कर चली जाएगी। दिमाग खराब है तेरा? मैं क्यों तुझे छोड़कर जाऊंगी? अम्मा ऐसे ही बोल रही थी। हालांकि अल्लाह ने मुझे भेजा है आलम के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। इसके कानों में गुस्से भरी और फिर खिलखिलाती आवाज गूंजी। लस्सी तो मैं सारी जिंदगी पीऊंगा, शर्त ये तो सारी जिंदगी मुझे अपने हाथों से पिलाए। सिमी, मैं सोचता हूँ तो कैसी लगेगी सुर्ख जोड़े में? कितनी प्यारी लगेगी ना, मेरी शहजादी दुल्हन के रूप में। मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगे खूबसूरत कपड़े लाऊंगा, सोने के जेवरात से सजाऊंगा तुम्हें। देखना, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तो तुम्हारे लिए एक अलग रूम बनवाऊंगा जहाँ हर रंग के महंगे महंगे कपड़े होंगे, हर रंग की ढेर सारी चूड़ियां होंगी, खूबसूरत सैंडल्स होंगे। तू कभी रोएगी, तरसेगी नहीं अपने दोस्तों को देखकर, ना ही फिर तेरे पास ये फीके रंग के 3 सूट होंगे। मैं तुम्हें और अम्मा को हर चीज ला कर दूंगा सिमी, जिसके तुम ख्वाब देखती हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए आलम, मुझे सिर्फ अपना भाई वैसा ही चाहिए जैसा बड़े आदमी बदल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मुझे बस तू कभी कभी चूड़ियां ला कर दिया कर, बस। और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमारे पास रहा कर आलम। मुझे बहुत डर लगता है जब अब्बा पीकर घर में अम्मा को मारते हैं, जब इनके माथे से खून बहता है, जब वो घुट घुट कर रोती हैं, खौफजदा हो जाती हैं शहजादे, जब अब्बा मेरी चोटी को पकड़कर खाना ना होने पर मारते हैं। मुझे दर्द नहीं होता, बस डर लगता है कभी ये नफरत हमें जुदा ना कर दे। मैं नहीं रह सकती तेरे और अम्मा के बिना। बैक वक्त दोनों की आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर गिरे। नर्सेज आहिस्ता से वहां से निकल गई और अब वहां सिर्फ सईद आलम और इसकी शहजादी थी। 2 साल 11 महीने 2 हफ्ते 1 दिन 10 घंटे 50 मिनट 28 सेकंड बाद आज तुम्हें मेरा एहसास हुआ है। कोई हर सांस में तुम्हें याद करता है सिमी। इसने आंसू पहुंचकर शिकवा किया। वो होले से मुस्कुराई और बोझल पलके उठाकर इसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत इख्तियार कर गए। वो कुछ भी कहे बगैर एक दूसरे को देखते बेआवाज रो रहे थे। एक सब कुछ भूले जवान मर्द को रोता देखकर रो रही थी तो दूसरा इसकी तकलीफ पर सिसक रहा था।
मैं मजबूर था, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था तुम दोनों का भूखा रहना, पर मुझे क्या पता था कि भूख से बचाने के लिए मैं तुम दोनों को खो दूंगा। इसने भारी आवाज में सरगोशी से कम आवाज में बड़बड़ाते गहरे सांस भरा और मजीद सरगोशी की। मैं रोना नहीं चाहता, आज मेरा ईद का दिन है, पर पता नहीं क्यों ये आंसू तुम्हें देखकर बेकाबू हो जाते हैं। हालांकि वो अल्लाह मुझसे सांसें रोकने की ताकत देता है, पर ये आंसू नहीं सिमी जो तुम्हें देखकर बहते हैं। इसने उंगलियों के पोरे पर आंखें साफ की। तुम रो क्यों रहे हो? वो भारी बोझल आवाज में बोली। सिर खूबसूरती से हंस पड़ा। नहीं, बस ऐसे ही तुम फिर अपने भाई के पास आ गई हो, इसीलिए खुशी के आंसू हैं। इसकी मोहब्बत पर सिमी मुस्कुरा दी। एक मासूम मुस्कुराहट इसके जर्दीमाए लबों पर छाई और अपना कांपता हाथ उठाकर इसके चौड़े हाथ की पुश्त पर रखा और हौसले के लिए, क्योंकि इसे कहा गया था अभी जो शख्स अंदर आएगा वो इसका भाई होगा। और वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी, पर इसे कुछ याद नहीं था। हर तल्ख यादें खत्म हो गई थी। बस इतना जानती थी वो कोमा में थी और ये शख्स इसका भाई है। बस जैसे एक बच्चा पैदा होता है और वो जानता है कि वो जिसके होश में जाता है वो इसकी माँ है, वैसे ही आलम की बहन सब कुछ भुलाए एक मासूम लड़की की तरह दुनिया में आंख खोल रही थी। और अब आलम जानता था अल्लाह पाक ने उसकी बहन को इतना अरसा इससे जुदा क्यों रखा, इसीलिए ना कि वो सब कुछ भुलाकर वापस मासूम सिमी बनकर इसके पास आए। तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है सिमी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इसके हाथों को चूमते वो मोहब्बत से बोला और वो मुस्कुरा दी। मेरी भाभी भी है आलम? वो खुश हुई थी। हाँ, तुम्हारी भाभी जो तुमने मेरे लिए पसंद की थी, बिल्कुल मासूम शहजादी जैसी। जिस तरह तुम मुझे शहजादा कहती हो इसी तरह ही इसे शहजादी, आलम मोहब्बत से बता रहा था और वो आंखों से बोझ हटाए इस खूबसूरत शख्स के आधे चेहरे पर वो खतरनाक निशान देख रही थी। इसने अपना कांपता हाथ उठाया और आलम के चेहरे पर बने निशानात पर उंगलियां फेरी। ये वो खूबसादा सी बोली अपने भाई के चेहरे पर बने निशान को देखकर। इतना खूबसूरत पुरवकार भाई और इसके चेहरे पर ये बेदर्दी से दिए गए कट के नीले निशान। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से मुझे बचाते हुए तुम्हें चोट लगी और तुम कोमा में चली गई, इसने शर्मिंदा होते बताया और इसकी उंगलियां चूम ली। मैं खुश हुई हूँ आलम कि अपने भाई को बचाते मैं कोमा में गई, पर फिर भी तुम्हें इतनी चोटें लगी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी मेरे शहजादे। वो रो पड़ी और आलम की जैसे जान पर बनाई। नहीं जाने आलम, तुमने मुझे बचा लिया था, ये इससे पहले लगी चोटें थी, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे जीने के लिए जिंदगी दी है, मुझे वजह दी है सांसें लेने की। सिमी ऐसे मत रो, मुझे तकलीफ होती है। वो इसका सर सीने से लगाए बोला और माथे पर बोसा देने लगा। तुम्हें यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर घर चलें। वो इसे लटाए मुस्कुराता वहां से निकला। पीछे वो इसकी चौड़ी वसी पुश्त देखकर अपने भाई को एक पहाड़ की तरह मजबूत देखती मुस्कुरा दी। आलम के हुक्म पर न सिर्फ इसके वजूद से वो निशानात मिटाए गए थे, बल्कि कोमा से होश की दुनिया में कदम रखते वो सब कुछ माजी का भूल गई थी और एक खूबसूरत पुरनूर चेहरे वाली औरत के रूप में वो इसके सामने थी। इसकी शहजादी तो इसके पास थी और अब रब मेहरबान हुआ था इस पर और इसकी सिमी भी लौटा दी थी, सारी अजीतें भुलाकर, जिसे वो सब ख्वाब था जिसे देखा और भूल गए। अब सिर्फ अपनी ऐन के सर से इस बुरे साय को मिटाकर वो इसे भी खूबसूरत सुबह बख्शना चाहता था। दोनों के लिए इतना कमा लिया था, अगर वो ना भी रहता तो खूबसूरत जिंदगी इनकी मुंतजिर होगी और आरिफ जरूर इसकी इज्जत की रखवाली करेगा, इसे पूरा यकीन था। सॉरी सर, पर इन्हें अभी कुछ घंटे पहले ही होश आया है, हमें कुछ टेस्ट करने हैं, इनकी बॉडी और ब्रेन टेस्ट लेने हैं, फिर आप इन्हें ले जाइएगा। दोनों डॉक्टर ने फौरी माजरत की। आलम ने घूर कर दोनों को देखा और जेब से मोबाइल निकालकर आरिफ को कॉल मिलाई। सुनो आरिफ, समैया आलम का रूम अनलॉक करो और कुछ लोग भेजो, यहाँ से कुछ डॉक्टर्स उठवाने हैं, इसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल जेब में रखते होंको की तरह घूरते डॉक्टर की तरफ देखा और वहां से निकला। दूसरी तरफ आरिफ की सांसें जैसे हल्क में अटक गई थी। वो साकित सा कान से मोबाइल लगाए खड़ा था। दिल ने अपनी रफ्तार पकड़ी और इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, खुश हो जाए या चीख कर अपने दिल को मुबारकबाद दे कि इसकी सरजमीन की मलिका आ रही है। और मुश्किल खुद को संभाला। बहरहाल अब इतनी जुर्रत तो कर ली थी, हिम्मत भी करनी थी, क्योंकि आगे वो सईद आलम की बहन थी, समिया आलम, और अब इससे कम से कम 14-15 साल बड़ी थी। अभी से अपने इश्क के लिए कितने पापड़ बेलने थे वो सोचकर ही दिलकशी से मुस्कुराता बालों में उंगलियां फेर गया।
اگر مر گئے اس عشق کے کھیل میں تو رہنے دیں گے آپ کو آزاد، ورنہ آپ کو سینے میں چھپا لیں گے اور سونی کلائیوں میں اپنے نام کی ہری اور سرخ کھنکتی چوڑیاں پہنائیں گے، وعدہ ہے آپ سے۔ اب آپ کو تہہ دل سے اپنے دل کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں سمیہ جی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا جا کر اس کے روم کے سامنے رکا، جہاں سعید کے سوا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دروازے کو چھونے کی، اور اب سعید نے خود کہا تھا اسے ڈور انلاک کرنے کا۔ میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ نوک کرتے اس نے اجازت مانگی ہورلین سے۔ وہ چابیاں لینے واپس وہیں آیا تھا۔ جی آ جائیں۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے ہورلین؟ عارب اس کے دہکتے سرخ چہرے اور جھائی آنکھیں دیکھتا پریشانی سے بیٹھ کے گری پہنچا۔ اب سب میرے ذرا سے چپ کرنے پر اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہ بمشکل مسکراتی پوچھنے لگی، حالانکہ اسے شدت سے عالم کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی، اس کے مضبوط توانا حصار میں خود کو چھپا کر ہر تکلیف سے آزاد کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس کسی بھی وقت لگتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ کیوں بھائی کی جان، ہماری تم میں سانسیں بسی ہیں، سانسوں کو تکلیف پہنچے گی تو تڑپ جائیں گے نا ہم۔ اب شاباش، اچھی بچی کی طرح بھائی کو بتاؤ کیا تکلیف ہے، ورنہ عالم کو معلوم ہوا تو وہ میری پٹائی کریں گے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ہورلین کی اس خلوص محبت بھائی پر آنکھیں نم ہو گئی، اور عارف کی تو جیسے جان پر بن آئی۔ وہ اسے مسکان کی طرح ہی عزیز جان تھی، فرق صرف یہ تھا یہ موم تھی جس پر اپنی محبت ظاہر کر کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور وہ ناگن تھی جسے محبت کر کے طنز اور تکلیف ملتی تھی۔ البتہ یہ تکلیف بے معنی ہوتی تھی، دونوں جانتے تھے اس نوک جھوک سے ہی ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ ارے ٹھوک کیوں رہی ہو عالم کی شہزادی؟ اس نے بوکھلاہٹ اور بیک وقت شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، یہ تو بس خود آگے میرے پاس کوئی بھائی نہیں ہے نا، صرف داد اور برہان کے علاوہ۔ اب تم بھی میرے سچے والے بھائی ہو، کسی وقت ہمیں بھائی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، پاپا کو بھی، اور آج جب بھائی ہیں تین تو پاپا۔ وہ پپی کو چھوڑ کر سر بلینکٹ میں اوڑھ گئی تھی۔ عارف قرب سے اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے دنیا تو نہیں دیکھی تھی، پر اس میں رہنے والے حیوانوں تک پہلے پہنچ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس نور تو تھا نہیں جسے اسے سفید بھیس میں دھوکہ دیتے۔ تاریکیوں میں رہنے والی پری کے تو ویسے بھی بہت سے سائے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پر نوچنا چاہتا ہے تو کوئی اسے۔ تم دعا کیوں کرو میرے مما پاپا کے لیے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ اور خوش ہوں گے تم سے، اور ہو سکے تو میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ اسے بدتر سے موت دے۔ وہ تصور میں کمشنر کو یاد کرتا آخری بات پر بڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ کے پاپا بھی؟ وہ کہتی چپ ہو گئی۔ مارا نہیں، اب مرنے والا ہے۔ وہ مسکرایا اور اسے اصرار کر کے پوچھا، پر ہورلین نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ نور کی یاد آ رہی ہے۔ عارف اس کا سر سہلا کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے کی نکالنے والا وہاں سے نکلا۔ دروازہ کھول کر اس نے جب روم میں قدم رکھا تو اس عشق جان کی خوشبو سیدھا اس کی سانسوں سے ٹکرا کر روح میں اتر گئی۔ روم یک تک چمک رہا تھا، آخر چمکتا کیوں نہیں، عالم خود اپنے ہاتھوں سے دوسرے دن چیزوں کی صفائی کیے رکھتا تھا، صفائی بھی خود کرتا تھا۔ کل مسکان کی حرکت کے بعد برہان اس کے بیچ سرد جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت اسے نکال کر پھینکتا، پر اسی وقت آسیہ بیگم کی آمد پھر اسرار مسکان کو دیکھنے کے لیے، اس لیے واپس خوشی سے مسکراتے سے محبت کرتے شوہر کی طرح اپنے ساتھ لگائے روم میں لے گیا اور وہاں پہنچ کر خود سے دور پھینکا۔ مسکان گھر کو سنوارتے دیکھتی نور اور داد کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ دوسری طرف کمال صاحب نے برہان سے کہا تھا اس کی بیوی یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرے گی۔ تبھی برہان نے سن کر غصے سے کہا، جہاں اس کی بیوی کی عزت نہیں وہاں رہ کر کیا فائدہ؟ پر اس کے ارادے سمجھ کر آسیہ بیگم چیخ اٹھی، وہ ہرگز اس لڑکی کی وجہ سے اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی تھی۔ سنو اے سی پی، کب تک یوں معذور ہو کر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ تمہیں تو بائی کو کوٹ تک لے جانا ہے، طریقے ہیں نا؟ مسکان روم میں داخل ہوتی کچھ ناگواریت سے بولی، جبکہ سامنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا برہان نیوز سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ بلیک شارٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر سلیو لیس وائٹ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی چٹیاں اپنائے، بہت خوبصورت سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تیوریاں چڑھائے کھڑی تھی۔ برہان کی نظروں میں وہ بہت نازک لمحے گزرے جب وہ بے خود ہو گیا تھا۔ اس کے نازک موم سے وجود کو باہوں میں بھرا تھا، اسے اپنے وجود پر ریشمی لمس اور دھڑکنوں کے مقام پر مدھم نرم گرم سانسیں اسے رات میں سونے نہیں دے رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ دل پھینکتا یا موقع پرست، ویسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنی آدھی پڑھائی کے دوران گزاری زندگی میں بے شمار لڑکیاں تھیں
जो इसकी एक निगाह उल्फत के लिए तरसती थी। इसे खामोश, संजीदा, जीरो मिजाज देखकर कितनी लड़कियों ने भी खुद प्रपोज किया था। इसे बल्कि एक रईस की बेटी पर जिद थी इसके साथ शादी करने के लिए, जिसकी वजह से आसिया बेगम बुरहान के साथ मुस्कान को बर्दाश्त नहीं कर रही थी और ना ही हुरुलैन को। एक नजर इसके सरापे पर डालकर वो नजरें फेर गया। वही मुस्कान मुठियां बीच कर रह गई इसके इग्नोर करने पर। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था तभी दरवाजा नॉक हुआ। यस, इसकी भारी आवाज गूंजी तो दूसरे लम्हे मुलाजमा अंदर आई। सर, नीचे डाइनिंग रूम में एसपी शिरीन मैडम आपसे मिलने आई हैं। इसकी बात खत्म होते ही मुस्कान ने चौंक कर बुरहान की तरफ देखा, जिसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बेड से उठा और कपड़े ठीक करके वहां से जाने लगा। तभी मुस्कान अपने दराज कद के साथ इसके रास्ते में हाइल हो गई। ये क्या बदतमीजी है मुस्कान, गेस्ट इंतजार कर रहे होंगे। कुछ गुस्से से कहते वो दूसरी तरफ से जाने लगा। वो वहां भी बाहें फैलाए सामने आ गई। बुरहान की नजर इसके वजूद से उठती इसके परफ्यूम की खुशबू पर धड़कनों को की ले बदलते देखकर चिढ़ गया। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे, आराम करो, चलो दफा करो इस बीबी शिरीन को। गुस्से से कहते से बुरहान को पीछे धक्का दिया। वो हैरान हुआ, फिर नागवारियत से टोका, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मेरे लिए स्पेशल गेस्ट हैं और तुम। इसने भी कुछ कहना चाहा कि इसके स्पेशल सुनते ही मुस्कान ने इसे बेड पर पीछे जोर से धक्का दिया। वो बौखलाकर पीछे बेड पर गिरा। इस बौखलाहट में जहां मुस्कान का हाथ पकड़ा था, वहीं नतीजन वो सीधा इसके ऊपर गिरी और बर वक्त दोनों की तरफ हाथ रखे बेड पर इस पर गिरने से बच गई। तुम बदतमीज लड़की। इस अवदात पर बुरहान गुस्से से घुराया और वह झुकी इस पर हंस दी और अगले ही लम्हे कुछ इसके करीब झुकी कि इसके सारे बाल लहराकर बुरहान के मुंह पर गिरे और इनसे उठती शैम्पू की खुशबू पर सांसें रोक गया। वो सिर्फ इसे एसीपी के पास नहीं भेजना चाहती थी, पर इसे क्या पता था इस जज्बाती हरकत में वो खुद ही फंस जाएगी। एहसास तो तब हुआ जब इसकी मजबूत उंगलियों को अपनी नाजुक कमर पर सरकता हुआ पाया। वो सांसें रोक गई और उसे देखने लगी, जो इसने इसके बालों में गहरे सांस भरकर अब इसकी कमर को दोनों बाजुओं में जगड़े इसे खुद पर गिरा लिया। ये क्या बेहुदा हरकत है, छोड़ो एसीपी, जाओ बाहर, वो एसीपी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसने झुंझलाकर अपना आप इससे छुड़वाना चाहा, पर वो बेखुद सा कहाँ होश में आने वाला था। अपने कंधे को भी दर्द भुलाए दिया। वो झटके से पलटकर इसे बेड पर डालते खुद इस पर झुक गया। बेहुदा हरकत तो ये होगी गैंगस्टर। इसने इसकी दोनों कलाइयां बेड से लगाते इसके नाजुक शगफी लबों को नजरों के कैद में लेकर इस पर झुक गया। मुस्कान दहल गई इसके फटफड़ाकर खुद को छुड़वाना चाहा, और वह जिस तरह काबिज था अपनी पूरी ताकत से वो कैद हो गई थी। वो लबों पर नरम गरम दहकते आग मानित लम्स पर बेजान सी हो गई। आहिस्ता से इसके दोनों हाथ को एक मुट्ठी में जकड़े इसने एक हाथ मुस्कान की कमर में डाला और एक इसके रेशमी वजूद को खुद में भींच दिया। साथ ही इसकी सांसों के साथ खेलता वो इन्हें आजादी बख्शकर इसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगा और वो जहां अपना लम्स छोड़ने लगा। वो बेजान गुड़िया की तरह इसके वजूद का हिस्सा थी और वो इसकी खूबसूरती की मध्यम रस घोलती सरगोशी करता इसे सराह रहा था। और वो लंबे सांस भरती आंखें नीचे मज़ाहमत पर उतर आई थी। अचानक से दिमाग में ख्याल आया और इसने ब्लेड से इसकी उंगली काटी। कट पड़ते ही बुरहान की सारी मदहोशी उड़न छू हो गई और वो कराह कर बल खाता इसके वजूद से दूर होता अपनी उंगली को देखने लगा जहाँ सुर्ख लहू उबल रहा था। अभी वो संभल भी ना पाया था कि एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर पड़ा। आह जालिम औरत, वो कराया और इसे घूरकर सुख चेहरे को देखता हंस पड़ा। अब खुश हो दिल, यही चाहती थी ना तुम, दिल चलाने वाले अंदाज में कहता वो अपना हुलिया दुरुस्त करके वहां से निकल गया। पर निकलने से पहले इसके फीके शजर चेहरे पर नजरें डालना नहीं भूला। पता नहीं कैसे अपनी अना को कायम रखने के लिए बोल गया था, हालांकि सारी बेखुदी इसी की तरफ से थी। सूरज की तेज तपिश में इसकी गाड़ी आलम विला के पोर्च में रुकी और इसके पीछे से इसके आदमियों के हिरासत में 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेस लिए गाड़ी में आई। वो मुस्कुराया और बाहर निकलकर अपनी बुरी चमकदार आंखों से सूरज को देखा। दिल चाहता था इसे इस पल कहे या कुछ देर बादलों में छुप जाओ ताकि वो अपनी सीमा को लेकर अंदर जा सके। कि इसकी सोच को समझते ही इंतजार में खड़ा आरिफ धड़कते दिल से आगे बढ़ा और गाड़ी की डिक्की से छाता निकाला। आलम ने मुस्कुराते इसके साई को देखा और फिर आरिफ को बालों पर हाथ फेरा शफकत से और सख्त चेहरे से खुशी से हंस पड़ा। गाड़ी का डोर खोलते से अंदर बैठी सिमी को देखा जो इसे ही देख रही थी। आलम ने देखते मोहब्बत से मुस्कुराया और इसे अपने करीब आने का इशारा दिया। वो खिसक आई इसके पास, जिस पर आलम ने माथे पर मोहब्बत से बोसा देता इसे बाहों में उठाया और इसके ऊपर चादर दुरुस्त की। अभी वो चल नहीं सकती थी। समिया ने मुस्कुराते इसके सीने पर से टिकाया। वहीं आरिफ के हाथों की लर्जिश होने लगी। इसने धड़कनों से घबराते आंखें पलकों मीची, गहरा सांस भरकर इसे देखा और फिर अपने भाई की पनाहों में छुपी हुई थी।
आलम के कदमों के साथ ही आरिफ ने कदम उठाए। वो चलता हुआ घर में दाखिल हुआ, तब आरिफ ने छाता हटाया। आलम ने इसके चेहरे से चादर हटाई और आंखें मूंदी पड़ी थी। इसे बार बार देखते, इसकी पलकों को देखते वो मसरूर शार सा खिलकर मुस्कुरा रहा था, जिसे दोनों जहां का सुकून मिल गया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो रूम में दाखिल हुआ। नाक के नथनों से सुर्ख गुलाबों की खुशबू टकराई। इसने चौंक कर देखा। सुनहरी छत पर लटकता फनूस, हर कोने में लगी छोटी सुनहरी रोशनी, रूम में बिखरी पत्तियां, गुलाबी कलर की दीवारें जिन पर गुलाबी ही जालीदार पर्दे लगे हुए थे, वही पर्दे खिड़कियों गिलास बहल पर लटके हुए थे। सफेद गुज्जत मखमली कलीन जिसके पांव रखने से ही जैसे रुई में धंस जाए। एक साइड 3 सीटर सोफा, शीशे की टेबल जिस पर बड़ा सा डेकोरेशन पीस रखा गया था, जिसके पेट में लाइट जगमगा रही थी। जहाजी साइड बेड जिस पर गुलाबी बेडशीट बिछी हुई थी, वहीं गुलाबी ही ब्लैंकेट पांव के पास रखा हुआ था। सफेद तकिए और कुशन सेट थे। ड्रेसिंग मिरर के सामने बड़ी सी टेबल पर रखे चूड़ियों के हर रंग, परफ्यूम्स, मेकअप का सामान, हर सिंगार की चीज मौजूद थी। एक ग्लास के बने बड़े से वार्डरोब जिसके अंदर हर रंग का फ्रॉक, हर डिजाइन लाकर हैंग किया हुआ था कपड़ों का। इसकी नमाज का ख्याल रखते हुए वो जगह अलग से सजाई गई थी। और चौंकने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद जितने भी डेकोरेशन पीसेस थे, इनमें सुर्ख गुलाब रखे गए थे, ताजा, जो आलम ने नहीं रखे थे। इसने हैरत से आरिफ की सिमत देखा और वो बौखला गया। वो सुमैया जी के वेलकम के लिए, इसने वजाहत दी। वहीं जो जाते हुए उन्होंने बैकग्राउंड देखा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो आगे बढ़ा। इससे आहिस्ता से बेड पर डालते इसने ऊपर ब्लैंकेट दुरुस्त किया। बाहर डॉक्टर्स मौजूद है, इन्हें अंदर लाओ, ख्याल से सिमी की नींद खराब ना हो। आरिफ ने एक चोर नजर इसके नूरानी खूबसूरत से चेहरे पर डालकर झट से सर हिलाया। एने नाश्ता किया? इसके खजलत भरे तासुरात नजरअंदाज किए पूछा और आरिफ चौंक गया। वो आलम मुझे बता नहीं रही, आप जाकर देखिए क्या तकलीफ है इसे। वो कुछ नहीं खा रही। वो पलटकर जो सुमैया के बालों पर हाथ फेरा था, आरिफ के बताने पर झटके से इसे देखा। आंखों में गुस्सा उमड़ आया। लब भींचकर वो आरिफ को घूरने लगा। तुम मुझे अब बता रहे हो नॉनसेंस? अपनी बहन का ख्याल करते वो नीची आवाज में जैसे इस पर धाड़ना चाहता था, पर जब्त कर गया, जिससे इसके स्पेड रंगत में सुर्खियां घुल गईं। पूरी खूनखार नजरें, सुर्ख रंगत, बुरे बाल। आरिफ देखकर नजरें फेर गया। वो गुस्से से इससे नजरें फेरने पर मुठियां भींचे वहां से निकला। ख्याल रखना इसका, वरना यहाँ भी। आरिफ ने झट से नफी की। इसके जाते ही इसने हाथ में पकड़ा छाता एक साइड रखा और एक नजर दरवाजे पर डालता सोई हुई सिमनी के पास आया। वो घुटनों के बल इसके पास बेड के नीचे बैठा और बेड पर रखे इसके हाथ की उंगलियों को अपने उंगलियों के पोरों पे रखा। इसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा। सुमैया, इसने सरगोशी में पुकारा, जिससे सिमी आवाज सुनकर पलकों को लर्जिश देती आहिस्ता से आंखें वाक कर ली। कुछ देर छत को देखते इसने अपनी उंगलियों पर अनजान लम्स पाते तड़प कर इसकी तरफ देखा। मोहब्बत का जाप अपनी डार्क ब्राउन आंखों में समाये वो इसके सुर्ख नीली आंखों में देखने लगा। कौन कौन हो? वो इसके जज्बों से हकला गई और अपनी उंगलियां गिरफ्त से निकालने लगी, पर आरिफ ने मुस्कुराते अंगूठा इन पर रख लिया। वो इसे तो नहीं जानती थी ये कौन था, क्योंकि इसे इस तरह देख रहा था। और इसका भाई वो कहाँ था जो ये अनजान इसके रूम में आ गया था? आपका मुलाजिम, आपका खैर ख्वाह, आपका मुंतजिर, आपके साथ बाकी की जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद, ये ना चीज आरिफ प्लस खादिम। दिलकशी से मुस्कुराया सिमी ने घूरी डालते अपनी उंगलियां छुड़वानी चाही। मेरा क्या रिश्ता है तुमसे? फूफो हूं मैं तुम्हारी। इसने कुछ सोचकर इस जवान लड़के से पूछा। आरिफ पहले से ट्राई फिर कहका लगा उठा। ला हौला वाला कुव्वत। फूफो होगी आलम के बच्चों की, मेरी तो आप मुस्तकबिल की साथी बीवी हैं। हमारा रूह का रिश्ता है, समझी? अब बुरा मानते वजाहत की। तो क्या मतलब? सिमी उलझकर इसे देखने लगी। कैसी अजीब बातें कर रहा था और इसकी उंगलियां भी नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं कहाँ गया इसका भाई, वरना इसके सामने ये शख्स ऐसी बातें सोचेगा भी नहीं। वो खुद अपने भाई से इतनी मुतासिर थी तो जरूर इसे सामने पाकर इस लड़के की बोती बंद हो जाएगी। मतलब ठीक हो जाए फिर आपको समझाएंगे। वोट खड़ा हुआ, झुककर अकीदत भरा बोसा इसके बालों पर सबत किया। सुमैया इसके इतने करीब आने और इस तरह बोसा देने पर बौखला गई। दूर रहो, इसने वहशतज़दा से पीछे रहने का कहा और अपनी सांसें बहाल की। आरिफ की मुस्कुराती नजर इस पर डालकर वहां से निकला और सिमी की हैरान परेशान नजर इसकी चौड़ी पुश्त पर टिकी थी। ये कौन था जिसकी इतनी जुर्रत हुई थी
इसे बाकी का बस सोच भी नहीं पाई किस तरह हवा के झोंके की तरह करीब हुआ था और इसे अपनी उंगलियों और बालों पर इसका लम्स महसूस होता इसे बुखला गया। वो अपने कदमों पर शशदर वहां से निकला था, क्या समझेगी इसे सोचकर इसने परेशानी होने लगी और गुस्से से धड़कते अपने दिल पर मुक्का मारा, खुद ही करा उठा, साले सब तेरी वजह से हुआ है। अगर इसने मुझे गलत सोचा भी तो तेरी खैर नहीं, इतना तड़पाऊंगा कि पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगा। गुस्से से अपने दिल को मुखातिब करते वो लाउंज में आया और वहां खड़े परेशान खौफजदा डॉक्टर और नर्सिस को अंदर आने का कहा। साथ ही इनके बैग भी लाए जो सिमी के इलाज के लिए दवाइयां आलम ने इसने पूछ पूछ कर तफ्तीश के बाद ली थी। अगर तुम में से किसी को किसी हेल्पर या डॉक्टर की जरूरत हो तो बताए, वरना मैं अभी भेजूं। आरिफ ने बाहर मौजूद आदमियों को देखते डॉक्टर की तरफ रुख किया। नहीं, वो लामती नजरों से आरिफ को देखते नफी करने लगे। इसने सर हिलाए दरवाजे पर खड़े मुअद्दब से आदमियों को जाने का इशारा दिया। वो बेचैन बेकरार सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें सीधा सामने गई जहां वो इसकी आमद की मुंतजिर समाते बिछाए बैठी थी। इसके कदमों की दमक और कलोन की खुशबू को पाते ही रोती हुई उठ बैठी। क्या हुआ मेरा बच्चा? वह भागकर इसके पास पहुंचा, एन फूट फूट कर रोती इसकी बाहों में समाई। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे छुपा ले। वो सिसक उठी। आलम की तो इसकी हालत देखकर ही जान पर बनाई। बस बस रोते ही नहीं मेरी शहजादी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बताओ क्या हो रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है? यहाँ यहाँ। वो इसके हाथ पैर घुटना कोहनिया चेक करते ऐसे सीने से लगाए खड़ा हो गया और बहलाने लगा तो दूसरे हाथ इसकी कमर को सहला रहा था। ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ। वो खौफ से पैट पड़ती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े अपने पेट, दिल और हलक पर हाथ रखते इसे दिखाती रोने लगी, जिस वजह से इसकी छोटी सी नाक, आंखें, चेहरा रो रो कर सुर्ख सूझ गया था। सईद आलम की हकीकत में रूह लरज उठी इसकी हालत देखकर, सांसें भी जैसे बंद हो रही थी। मैं देखता हूँ शाबाश, रोते नहीं मेरा बहादुर बच्चा, मैं तुम्हारे पास हूँ। मोहब्बत भरी सरगोशियां करते इसने इसे बेड पर लिटाया। इसे सामने पाकर ही पपी वहां से भाग गया था और अब रोती हुई एन और भूरी सुर्ख आंखों से इसे ऊपर झुका आलम इसकी बताती जगह पर चेक करता इसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? इसका जी मतलाने लगा और बेबसी सी पड़ी रही। वो आ रही है। इसके हाथ को पकड़ते इसने मुंह पर रखा और काई देने लगी। आलम चौंक उठा। एन मेरी जान, मेरी शहजादी, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा बच्चा क्या खा लिया है? क्यों हो रहा है ऐसा? इसने घबरा कर इसके बाजुओं में भर लिया और लेकर बाथरूम की तरफ भागा। सिंक पर झुकाए वो क्या करने लगी और आलम इसके पीठ पर हाथ फेर रहा था। कहीं फूड पॉइजनिंग? इसने सोचते कांपते थर थर लरसते इसके नाजुक वजूद को अपने बाहों के आसार में पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने अपनी सोचों से नफी की खौफ से और दूसरे हाथ से इसका मुंह धोने लगा, साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके लिए तौलिया उठाकर इसका मुंह पहुंचते तौलिया हैंग करके इसे बाहों में भरा और माथे पर बोसा दिया। वो निढाल से इसके कंधे पर सर टिकाए आंखें मूंद गई। आरिब, आरिब! इसने धाड़ कर पुकार लगाई और इसे सीने में भींचा। आरिब जो डॉक्टर्स को ऊपर छोड़ने इसे लेने के लिए आ रहा था, इसके धाड़ पर भाग आया। क्या हुआ, सब ठीक है? इसके पास पर आलम ने बुरी लहुआ आंखें इसकी तरफ उठाई। कहाँ मर गए थे? इस हालत देखी है? अगर इसे आज कुछ हो जाता, अपने हाथों तुम्हारी लाश दफनाता। जाओ सब लेडी डॉक्टर को उठा लाओ, इनके साथ इनके ECG मशीन्स, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कल वाले डॉक्टर को जरूर लाना, गो फास्ट। इसने घुराकर कहा। बदहवासी के आलम में सीने में लगी ढलान सी एन को देखते वो खुद पर लानतें भेजता वहां से भागा। इसने बेल्ट से गन निकाली और साथ जेब से गाड़ी की कीस। होश में खड़ी अपनी गाड़ी पे बैठते अंधाधुंध ड्राइविंग करते तेज रफ्तारी से वहां से गाड़ी से निकला और इससे बाहों में भरते धड़कते दिल से टहलता, कभी इसकी पीठ सहलाता तो कभी सर पर बोसा देता, पागलों की तरह हाथों पर बोसे देता। बस सिर्फ कुछ मिनट, फिर सारी तकलीफ भाग जाएगी मेरे एन से दूर। इसकी फिक्र मुस्तरिब सी हालत एन से छुपी नहीं थी। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए, गले में दोनों बाहें डाले मुस्कुराई। आप मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे दीवानों की तरह हमेशा? इसकी गर्दन पर लब रखती वो सरगोशी में पूछने लगी। आलम इसके होले होले से लरसते वह उसको बाहों में समेटे इसके कंधे पर लब रखते मुस्कुराया। कोई शक नहीं, मैं भी आपसे ऐसे ही प्यार करूंगी, इसने दिल से इजहार किया। आलम खुशी से इसके हाथ को चूम कर रह गया। अब कैसा फील हो रहा है? वो पर्दे हटाकर खिड़की खोलकर गेट को देखने लगा। अब ठीक है, आप आ गए तो अब कहीं और क्या भाग गई? वो खिलखिलाई। आलम ने मुस्कुराते बाहर से नजरें हटाकर इसके खिलखिलाते चेहरे को देखा। पर मैं मुतमईन नहीं हूँ, जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते मुझे सुकून नहीं आएगा। वो इसे बेड पर लेटाता है, इसे पास बैठा और कोट उतार कर इसके बगैर दुपट्टे के वजूद पर नजर डाली। हूर आंखें मुदे इसके सर गोद में रख गई
اور عالم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے عارف کو کال کرنے لگا، پر کھڑکی سے آتی لاتعداد گاڑیوں کی آواز پر اس نے کوٹ ہٹا کر ہورولین کے اوپر بلینکٹ درست کیا اور جھک کر ماتھے پر مہر ثابت کرتے کھڑکی سے دیکھا تو سامنے ہی گاڑیوں سے اترتی خوفزدہ پریشان ڈاکٹرز اور اس کے حکم پر لائی گئی مشین سے نکال رہی تھے۔ ریلیکس رہنا، ڈرنا نہیں، میں اپنی شہزادی کے پاس ہی ہوں، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کی کال سہلاتے وہ بول رہا تھا جس پر ہورولین مسکراتی اور عالم نے انگوٹھا اس کے ڈمپل پر پھیرا۔ اندر آئیں پلیز جلدی، عارف کی گھبرائی بکھلائی آواز گونجی اور ساتھ ہی 7-8 مختلف ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹرز اندر داخل ہوئے۔ خاموش ایک سائٹ پر کھڑی ہوئی، مشینوں کو سیٹ کرنے کے لیے آئے آدمی خاموشی سے سعید کی موجودگی میں نظریں جھکائے مؤدب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اور ڈاکٹرز بیڈ پر پڑی اس حسین مجسمے کو دیکھ رہی تھی اور پاس ہی بیٹھے اس پہاڑ جیسے وجود کو۔ دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دیو نے پری کو قید کیا ہو۔ یہاں میں ہوں، تم جاؤ وہاں، پریشانی سے عین کا چہرہ دیکھتے عارف نے عالم سے کہا اور وہ معذرت شرمندہ نظریں اٹھائے سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ عالم کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آہٹیں، اتنی جنبش اور مشینوں کے بٹن آف آن ہونے کی آواز پر اس نے عالم کا ہاتھ پکڑا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ریلیکس۔ ہورولین کے سوال پر ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر بلینکٹ میں دبکی ہورولین کو۔ سر ہو گیا، اب یہ کام کر سکتی ہیں، اس کے آدمی نے جھکی نظروں سے عالم سے کہا۔ اس نے وہاں سے جانے کا حکم دیتے سب آدمیوں کے جاتے ہی دروازہ بند کیا۔ ان ذات میں سے 3 آہستہ سے آ گئیں۔ تب عالم نے پریشانی سے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بتاؤ میرا بچہ، کیا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ڈاکٹرز ہیں، تمہارے علاج کریں گی، شاباش۔ وہ ہورولین سے کسی بھی معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتا پوچھنے لگا اور وہ سر ہلاتی گہرا سانس بھر کر انہیں بتانے لگی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کھانے میں، صرف امچل نمکی کے علاوہ، کیونکہ وہ کھٹی تیکھی بناتے ہیں نا عالم، اور جو بھی کھاتی ہوں وہ کہہ کی صورت باہر آ جاتا ہے۔ میں عالم کو نہیں بتا رہی اس لیے کہ وہ میرا دل خراب ہو رہا تھا کہہ کر کے، اب حلق بھی دکھ رہا ہے اور جب یاد کرتی ہوں تو آ جاتی ہے خود ہی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں مسلتے بتایا۔ ڈاکٹرز پہلے الجھ گئی، پھر ایک دوسرے کے دیکھتے مشینوں کو دیکھی اور مسکرائیں، جس پر عالم نے گھوڑا اور سٹ پٹا کر مسکراہٹ کچل گئی۔ اب وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باقی 4 دروازے کے پاس کھڑی تھی، فکر مند، خوف زیادہ، پریشان سی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس سے تکلیف تو نہیں ہوگی، اور تم مجھے احساس جتا کر بتا رہی تھی۔ اب دیکھ رہی ہو اس کی حالت، اگر کل تم اس کا ٹھیک سے علاج کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی نظر اچانک دروازے کے قریب ایک ڈاکٹر کے پیچھے چھپی کھڑی کل والی ڈاکٹر پر گئی اور دوسرے ہی پل وہ اس کے سر پر پہنچا۔ خراتا وہ خوف سے زرد پڑتی اچھل پڑی۔ وہیں دوسری ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتی ہراساں ہو گئی۔ میری کیا غلطی ہے سر؟ وہ کل تھوڑی انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ابکائیاں یا کچھ دل خراب ہو رہا ہے قسم سے۔ سر میں ٹھیک سے علاج کرتی ہوں، پر آپ نے کہا وہ گر گئی ہیں تو مجھے چیک اپ کے بعد کوئی چوٹ نظر نہیں آئی۔ انف، جاؤ اس کا ٹھیک سے علاج کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ڈانٹتے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں دبا دیے، بلکہ ہاتھ اس کے ہورولین کی طرف جانے اشارہ دیا اور وہ سر ہلاتی اس کے پاس بھاگ آئی۔ اس نے سرخ لہو نظروں سے اینڈ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر جس نے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی جس سے وہ جھنپ رہی تھی۔ کنگریچولیشنز، شی از 1 ویک پریگننٹ۔ ٹیسٹ پازیٹیو دیکھ کر انہوں نے فکر مند مضطرب کھڑے عالم سے کہا۔ وہ جو این کی سرخ حیران فکر مند چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس آواز پر جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کی آگ کچھ یوں تھی، سب کی موجودگی میں وہ نظریں جھکا گئی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو، اس نے حکم دیا اور چلتا ہورولین کے پاس جانے لگا جو الجھی نظروں سے اس کی انگلش کو سن رہی تھی۔ عالم کو کونگرے پریگننٹ میں نہیں ہوں میں، وہ اسے سمجھ نہیں آیا کس طرح بتائے جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ دل عجیب سے دھڑک رہا تھا اور لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہوں اور اب بابا، ہم دونوں ماما بابا بننے والے ہیں عالم۔ وہ روتی ہوئی کہہ کر اس کے سینے سے لگی جس پر مسکراتے اس کے سر پر لب رکھے وہ اس دل کے قریب، بے حد قریب محسوس کرنے لگا۔ 1 منٹ، کیا یہ سب ایک بچے کی تکلیف میں تھی؟ ایک دم ہوش میں آتے ہی اسے اپنی عین کی تکلیف یاد آئی۔ جی پر یہ صرف ابتدائی، بس۔ اسے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ ہورولین پریشان سی لیٹی ہوئی تھی، اس نے سنتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انجیکشن لگاؤ یا ٹیبلٹ سیرپ دو، اسے کوئی ایسی دوا جس سے اسے تکلیف نہ ہو اور بچہ پیٹ میں خاموشی سے رہے، فاسٹ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پر سر میں کہاں سے لاؤں؟ سائنس نے بھی ترقی نہیں کی۔ شٹ اپ، تم دیکھ نہیں رہی اس کی آنکھیں؟ وہ رو رہی تھی اور تمہیں سائنس کی ترقی کی پڑی ہے۔ کچھ ایسا کرو کہ بچہ دنیا میں آ کر پھر چیخے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میری عین کو تکلیف ہو، سمجھی؟
اس نے سرد لہجے میں مطالبے پر جہاں این پریشان ہوئی تھی وہیں ڈاکٹر ہونکو کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ نور، یہ لو داد کی الماری میں رکھا ہو۔ آسیہ بیگم نے کچھ فائلز کمال صاحب کی دی ہوئی اس کے حوالے کی، جو پاس ہی بیٹھی تھی ان کے اسرار پر تیمی وہ اپنی الماری کو لاک لگائے رکھتا ہے، چابی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس نے بہانہ گڑا، بیٹا کیز وہیں اس کے سائڈ ٹیبل دراز میں رکھی ہوئی ہیں، تم جاؤ مل جائیں گی۔ انہوں نے فرار کے رستے بند کر لیے۔ نور لب بھیچے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی وہاں سے فائلز اٹھائیں۔ وہ روم میں نہیں تھا، اسی لیے بے فکر ہو کر جا رہی تھی۔ کچھ خوش بھی تھی، اسے پھر سے فون کالز نہیں آ رہی تھی اور اپنے دانت پر شک کرنے کے بعد شرمندہ ہوئی تھی۔ سیڑھیاں طے کرتی وہ انہی مختلف سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ فائلز بیڈ پر رکھتے ٹیبل کے دراز سے کیز نکالی اور الماری کا کھول کر لاک کھولا۔ کاش میری شادی میں اور تم بھی آتی، تمہیں بہت مس کروں گی۔ اس کی سوچیں اپنی بہن کے گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ نظریں سرسری سی اٹھی اور آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو میری گڑیا ہے۔ وہ اپنی گڑیا دیکھتی جوش سے بولی اور پھر خوشی سے اندر دیکھا تو وہاں لاتا داد چاکلیٹس، ٹافیز اور ریپرز، ٹافی پینسل، بالوں کے کلپس، یہاں تک کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی موجود تھیں۔ حیرت سے ساکت وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے وقوف جنون انسان ہے، کب سے میری چیزیں جمع کر رہا ہے یہ انسان۔ اپنی چھوٹی سی فراک دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے سوچا اور دوسری چیزیں دیکھی جہاں اس کا ایک چھوٹا سا شوز بھی تھا۔ یہ تو اسے سلائی کروانے کے لیے دیا تھا اور اس نے کہا تھا اسے گم ہو گیا ہے، پھر اس کی جگہ دوسرے لا کر دیے تھے۔ اور وہ مسکرانے لگی۔ بزدل چور کہیں کا، اسے یاد تھا اس کا اسکول شوز سائڈ سے اکھڑ گیا تھا اور نئے لینے کے پیسے نہیں تھے تو اس کی ماما نے سلائی کے لیے بھیج دیا تھا داد کے ہاتھوں۔ تب وہ دوسرے انتہائی مہنگے شوز لے کر آیا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ گم ہو گیا اس سے۔ وہ حیران تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دونوں پٹ الماری کے کھولے وہ ہر چیز دیکھنے لگی جہاں ایک طرف اس کی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس فائلز رکھی ہوئی تھی تو دوسری سائڈ نورالعین کی چیزیں۔ او، یہ تو کتنا بڑا چور ہے۔ یہ گلاس میرا فیورٹ تھا، اس میں میں پانی بھی پیتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا سا کانچ کا گلاس دیکھا جسے انتہائی پسند تھا۔ وہ اپنی عزیز جان بہن کو بھی اس نے پانی پینے نہیں دیتی تھی اور اسے یاد تھا یہ اچانک سے گم ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ کتنی روئی تھی۔ اسے شدید سر میں درد اور بخار ہو گیا تھا۔ داد کمینے، میں تمہیں شہید کر دوں گی۔ تم ہمارے گھر میں میری چیزیں چوری کرنے آتے تھے اور میں روتی پریشان رہتی تھی کہ میری صرف کیوں چیزیں گم ہوتی ہیں۔ اپنے گلاس پر لب رکھتے وہ دانت کے چکچا کر بولی، کیا ہوا بونی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، داد داد دیکھو نا، سب میری ہی چیزیں گم ہوتی ہیں، مما کی حور کی نہیں ہوتی۔ میری آج پھر ایئرنگز چوری ہو گئی ہیں، کل گلابی والا میرا فیورٹ دوپٹہ چوری ہو گیا تھا، مما کو کہا بھی تھا تو کہتی ہیں تم ہی گم کر دیتی ہو۔ وہ رو رہی تھی اور اسے یاد تھا اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، چیزیں تو آنے جانے والی ہوتی ہیں اور اسے نئی ایسی ہی چیزیں لا کر دے گا، پر نور نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا اور جیسے تمہاری مرضی، پر اسے آج یہ سب یہاں دیکھ کر لگ رہا تھا یہ چور کہتا ہوگا دن میں، تیری مرضی، میرا تو کام ہو گیا، میرا چوری والا کیڑا پر سکون ہے۔ نورالعین غصے سے سرخ، وہ سب اندر رکھ کر اب دوسری چیزیں دیکھنے لگی کہ اچانک سے اس کی آنکھیں الجھی اپنا بلیک پرس دیکھ کر۔ یہ وہ یاد کرنے لگی یہ کہاں کھویا تھا۔ سنو، وہاں جاؤ۔ سرخ گرے آنکھیں، بغیر شرٹ کے چوڑا پھیلا وجود، کالے لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں والا کوئی 25 سال کا لڑکا ایک ماڈرن لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالے روم کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ نور کے ہوش آواز جھنجھلا اٹھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں میں پرس کو دیکھا تو اس کی نظروں میں وہ شکیل نامی آدمی، 7 اسٹار ہوٹل اور ایک لڑکی اور ایک وہ گھوم گئے، سانسیں الجھے اور رنگت لٹھے کی مانی زرد ہو گئی۔ مجھے چھوڑیں، آپ صرف یہ بتائیں کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا نکاح منکوحہ داؤد دا الف معصوموں کو مارنے والا ہے؟ ایک گنڈا سری عام گنڈا گردی، وحشت پھیلانے والا پیسٹ کا ساتھی ہے، ایک درندہ ہے اور وہ آپ سب کے سامنے معصومیت بزدلی کا ڈھونگ رچتا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ داد نہیں، اس نے ہراساں ہوتے نفی میں لرز سے ہاتھوں سے پرس کو اندر رکھا۔ تب یہ دھڑکنیں جیسے سینے میں تھم گئی اور سانسیں تیز ہو گئی جب اس کی وحشت سے پھیلی نظریں اس رنگ پر گئی جو اس گنڈے کی گاڑی میں گر گئی تھی۔ اب تو اسے کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ دھات، یہ رنگ تو آنسر اور وانی سے بہنے لگی اور وہ لرز رہی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے یاد نہیں آیا تھا وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اسے سامنے تو بس عالف گھوم رہا تھا مختلف انداز میں۔ لٹل گرل کانوں کے آس پاس جیسے سرگوشی ہوئی، اتنا تنفس تیز سے تیز ہونے لگا تھا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ وہ اب مجھے مار دے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا، مار دے گا سب کو۔ برہان، اس نے ہاتھ بڑھا کر سب چیزیں اندر رکھی اور الماری بند کرتے کہ اس دراز میں واپس رکھتے بیڈ پر ڈہ گئی۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے داد؟ مجھے خون،
ज्यादा डर मुझे खून और बेगुनाह कोई कत्ल से लगता है। ऐसा लगता है मेरी सांसें बंद होने लगी हैं। जिस समय खून मंजमंद हो जाता है, हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता बेगुनाहों की मौत। फिर कैसे दांत, कैसे तुम इन गुनाहों की दलदल में उतर गए? कैसे एक मासूम दांत से हैवान बन गए? क्यों मासूमों के वजूद को खाने लगे? वो सिसक उठी इसकी पुरानी यादें याद करके। तुम एक झूठे हो, झूठे हैवान, नकाबपोश, बहरूपिये और मासूमों का खून पीने वाले दरिंदे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दाऊद। मैं तुम्हारा चेहरा सब घर वालों के सामने लाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी चुप। तुम सबका किस्सा खत्म। वो चीखती रोती वहां से निकली और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। सदमा, शॉक की हालत थी। दिमाग शदीद झटकों के जद में था। अगर इसने अपनी आंखों से ना देखा होता तो अपना पर्स और रिंग ना इसके पास से मिली होती तो वो कभी भी यकीन ना करती कि अब कोई शौकत शोभा की गुंजाइश नहीं रही थी। वो वही था, सब सबूत इसके खिलाफ थे। सदमा इस कदर था कि वो बेड पर गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो गई थी। आलम, ऐसा नहीं होता। हंसती हुई हूर ने हाथ बढ़ाया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, खामोश रहो वरना फिर तकलीफ होगी। वो चलता है इनके पास चेयर खिसका कर बैठा और डॉक्टर्स को इशारा दिया। और परेशानी से एक दूसरे को देख रही थी और फिर इब्तिदाई मरहले को देखते उन्होंने इसके लिए दवाइयां लिखी। ये लीजिए सर, मंगवाइए। इससे आपका बच्चा नहीं चाहिएगा और ना ही अपनी ब्यूटीफुल मम्मा को तकलीफ देगा। उन्होंने नुस्खा इसके हवाले किया। वो दवाओं का नुस्खा देखने लगा। जब ही आलिफ डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। मुबारक, इसने खुशी से कहा, पर इसके रूम को हॉस्पिटल के लुक में देखकर हैरान परेशान रह गया। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया? इसने हंसते हुए पूछा और इसके हंसने पर मुस्कुराते लंबे बालों वाले लड़के को देखकर ही डॉक्टर्स में सुकून की लहर दौड़ गई। वरना वो तो आज खौफजदा थी सिर्फ डॉक्टरी को लेकर कि इन्हें साइंसदान डॉक्टर बनना चाहिए था। नहीं, तुम सही जगह आए हो। जाओ ये दवाइयां लेकर आओ। इसने वो दवाओं का नुस्खा इसकी तरफ बढ़ाया। ओ, ये किस चीज की दवाइयां हैं? तुम जाओ, अब देर कर रहे हो। इसके गुस्से से टोकने पर आलिफ चौंका और इसे इस कदर सीरियस देखकर सर हिलाता वहां से निकला। पर आलम, मुझे तो अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही और बच्चा पेट में तो चीखे नहीं मारता। तुम नहीं जानती मेरी शहजादी, ये बड़ी फिल्म होते हैं। अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी माँ को तकलीफ देते हैं। पर यहाँ सब नहीं चलेगा। अगर इन्हें इज्जत से दुनिया में आना है तो आए, वरना साइंस तो तरक्की नहीं करेगी। पर मैं काफी तरक्की कर चुका हूँ। इसने हुरुलैन के बाल संवारते मोहब्बत से कहा। आखिर में डॉक्टर्स को देखकर जताया कि वो बेचारियां बौखला गई। तुम कहाँ अपना ट्रांसफर करवा रही हो? पास खड़ी एक डॉक्टर ने आलम को देखकर सरगोशी में पूछा। जब तक कि हमारा ट्रांसफर दुनिया से करवाते हैं, मैं खुद लाहौर के लिए निकल रही हूँ। शायद कोई महफूज कोना मिल जाए। दूसरी डॉक्टर्स ने सुनकर सरगोशी की। वो सब आपस में कभी खुसर पुसर करती आलम को देख रही थी, जो हूर के हाथ से लाता मोहब्बत से इससे बातें करता मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में आलिफ दवाई लेकर आया और डॉक्टर्स ने एन को खुला देकर इसे बेड पर सुलाया। ये इन्हें वक्त पर दीजिएगा, इंशाल्लाह बेबी बगैर शोर शराबे के आएगा। वो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की आलम को मुतमईन करने की। सर, हम जाएं अब? एक ने डरते हुए पूछा। हाँ जाओ आलिफ, इन्हें छोड़ आओ, पर इनमें से एक को यहीं रख लो। अगर शोर करे तो खर्चा हमारी तरफ से होगा, इनके माँ बाप को देना। इसका हुक्म सुनकर सबका सांस रुक गया। वो हरासा एक दूसरे को देखने लगे और आलिफ मुस्कुराहट दबाकर इन्हें, आहा तो कौन रह रहा है? इसका सारा इंतजाम किया जाएगा, बेफिक्र होकर सामने आए। सीने पर बाजू बांधते इसने इनसे पूछा। सब परेशान हो गई। मैं इनमें से एक डॉक्टर सामने। आलम ने देखा तो वो वही थी, कल वाली डॉक्टर। क्यों दूसरी क्यों नहीं आ रही? इसे इस डॉक्टर की डिग्रियां बेमतलब लग रही थी। वो जिसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला हाल था यहाँ। बहरहाल वो खामोश हो गया क्योंकि सामने भी आलम था। इसके सामने इसकी एन को गलत इंजेक्शन दिया और वो दवाई दी तो जिंदा तो वो भी नहीं रहेगी। बाकी सबको आलिफ इनकी फेस देखकर छोड़ाया था। अलबत्ता मशीन्स वहीं रखी थी क्योंकि अभी इनकी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी। आलम के मुताबिक बच्चा एन के दिल की जगह ना पहुंचे, इसीलिए सब कुछ वहां मौजूद ना होना चाहिए था ताकि इसे बाज रखा जाए इसके इरादों से। आलिफ की मुबारक बात पर वो मुस्कुराकर सर हिला गया और अब सबको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी इसकी एन। इस लेडी डॉक्टर को हुरुलैन के लिए रख लिया गया था ताकि कुछ परेशानी ना हो। मशीन्स, दवाइयां, डॉक्टर्स वहां मौजूद थी जो इसे मुतमईन होने का कारण थी। पर एक ये भी चुभन थी कि इसके सिवा दूसरा वजूद इसके कैसे करीब हो सकता है। बहरहाल जमीन पर आ जाए, इसका बंदोबस्त करना होगा इसे। आप खुश हैं? हुरुलैन इसके हाथों को लबों से लगाए बोली। हाँ। आहिस्ता से इसके ऊपर एहतियात से पास किया और झुककर इसकी परेशानी चूमी। खुश हूँ,
मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे छोटे छोटे कपड़े पहनाऊंगी, कितना प्यारा होगा ना हमारा बच्चा आलम। वो चहकती बोली। आलम ने इसके सुर्ख दहकते चेहरे को चमकती आंखों से देखा। तुम इसे क्यों पहनाओगी कपड़े? इसके हाथ होंगे, वो खुद पहनेगा। तुम सिर्फ मेरे लिए हो। ऐसे क्या करो, मुझे शर्ट पहना के करो, ताकि ये जो कभी कुत्तों और अभी आने वाले बच्चों को कपड़े पहनाने का कहती हो ना, वो खत्म हो जाए। इसके बाजू को अपनी गर्दन में डालते इसके गुस्से से कहा। हूर ने सुनकर आंखें फैलाई। क्या आपको जेलसी हो रही है हमारे अपने बच्चे से आलम? वो शशदर थी कि कोई बाप अपने बच्चे से भी जेलस हो सकता है, पर वो भूल गई थी ये कोई नहीं, सही आलम था जो अपनी शहजादी का किसी को सोचना बर्दाश्त नहीं करता था कि जाके इसे कपड़े पहनाना, इसके लाड उठाए। इसके जवाब ना देने पर हुरुलन खिलखिला कर हंसी। मैं सोच रहा हूँ हमारे लिए एक नया घर बनाऊं, ये इसके नाम कर दूं। इसने सोचते हुए कहा तो हुर कहकर लगा उठी। आपको क्या हो रहा है आलम? वो छोटा सा बच्चा इस घर का क्या करेगा? खुश होगा और हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं यहाँ इसकी जरूरत के लिए गोल्डनस मेड लाइंस लगा दूंगा। इसने अपनी सोच जाहिर की। हुर हंसकर दहल कर रह गई। आप मेरे बच्चों को गवर्नमेंट को क्यों देंगे आलम? आलम ने मुस्कुराते इसके चेहरे को देखा ताकि इसकी अकल ठिकाने आए, तुम्हारी तरफ गलती से भी ना देखे। वो कहकर इसे मुंह खोलते देखकर कुछ मजीद करीब करते इसके लबों पर आहिस्ता से लब रख दिए। ख्याल रखना, छुपाना कुछ मत। जो तकलीफ हो मुझे बताना ताकि इसका ठीक से इलाज हो सके, वरना इसे तकलीफ देने की आदत पड़ जाएगी। हालत तो मैंने अभी देख ही ली है। अपनी नाक इसके फूली रुई से कद हाडी गालों पर रगड़ते वो सरगोशी में बोला। और इसके अचानक से बदलते देखकर इसकी शर्ट के पीछे कॉलर से पकड़ लिया। आप कोई अच्छी खबर सुनाने वाले थे? वो इसे बाहों में भरे अपनी खुशी का इजहार करते इसके नकूश को लेकर इससे लेकर बदहवास कर रहा था। आलम ने सुनकर आंखें खोली और नरम गरम मध्यम सी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। कुछ पल इसके करीब देखते इसकी मीठी आंखों पर बारी बारी बूसे देते इसके कान के करीब अपने लब किए। हुरुलैन का दिल इसके वसी सीने में धक धक कर रहा था। वैसे तो मैं पसंद नहीं करता तुम्हें मेरे अलावा कोई अजीज हो, इसके लिए नॉर्मल खुशी का इजहार करना। सिमी आ गई है, तुम्हारी पुरानी साथी, याद रहे डार्लिंग, इसके सामने कोई पुराना जिक्र मत करना। मैंने बहुत मेहनत से इसके दिमाग से बुरी यादें मिटाई हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना करता तो सिमी उठकर हमारे पास नहीं आती, या शायद वो कभी उठती ही नहीं। हुर साकित से इसकी सरगोशियां सुन रही थी, पर दिमाग में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, सिमी। रो मत मेरी शहजादी, देखना एक दिन मेरा शहजादा आएगा, तुम्हें इस कैद से ले जाएगा। सालों पहले एक नफीस सी आवाज इसके कानों में साई साई करने लगी। इसकी स्पेट रंगत देखकर आलम ने इसे अपनी बाहों में छुपा लिया, क्योंकि जानता था अपनी बहन की जिंदगी से तो वो बाप नोच लिया, पर अपनी शहजादी का क्या करे, कैसे इसके जहन से वो सब कुछ निकाले। आलम, सिमी वो बदहवासी के आलम में गोया हुई और आलम इसकी बड़बड़ाहट सुनते से बहलाकर सुलाने लगा, ताकि जब जागे तो बहुत आसानी से इस सच को कबूल कर ले इसका दिमाग। वो इसे किसी बच्चे की तरह अपनी पनाहों में समेटे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आज की मीटिंग में डीएसपी के बताए गए खुद पर इल्जामात सुनकर वो दंग रह गया। इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफी गैर कानूनी कामों में पेस्ट को मदद देता है, इसलिए ही इस लड़की से शादी की है। और वो जंगल से आदमी जिंदा ला सकता था, पर जानबूझकर सबको जला दिया। वो नहीं जानता था ये गलत रिपोर्ट किसने बनाकर दी है, पर जो भी था इस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। कमिश्नर, डीएसपी, एसएसपी ने वार्न किया था अगली बार इसकी रिपोर्ट्स आए तो इसे डिसमिस किया जाए, बल्कि इसे सजा दी जाए मुजरिम से मिले हुए होने की वजह से। बहरहाल इनके पास सबूत नहीं थे, ना ही गवाह, सो इसे वार्न किया जा रहा था, क्योंकि दोबारा ये सब वसूल हो सकते थे, क्योंकि काले कारनामे नहीं चुपते। इसने अपनी बहादुरी पर कितने मेडल अवार्ड जीते थे, कितनों को अंदर करवाया था, खतरनाक से खतरनाक केस हल किए थे। नतीजा ये मिल रहा था कि किसी के कह देने पर इसे फौरन वार्न कर दिया गया था। परसों घर में मायूं की रस्म थी, वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था, पर इन सब के कारण मुस्कान थी, मुस्कान आरिफ। इन्हीं गैज़ो गजब की सोचों पर वो स्कूल की तरफ जा रहा था कि डैशबोर्ड पर रखे इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, दूसरे से मोबाइल उठाए, सामने ही अनजान नंबर से मैसेज शो हो रहा था। हमसे उलझकर बहुत बुरा किया एसीपी, अब हमारी तरफ से खुशियां संभालो, ये आने वाला सदमा होगा तुम्हारे लिए, छोटा सा गिफ्ट। मैसेज पढ़कर इसका दिमाग सनसना उठा। जल्दी इसकी धमकी पर कॉल बैक की, पर दूसरी तरफ नंबर ऑफ था। सबसे पहले ये डर इसके दिमाग में अपनी कमजोरी फैरी का आया था, कहीं इसे खतरा तो नहीं। खौफ से सोचते इसने गाड़ी भगाई और जल्द स्कूल के गेट पर रुका, जहाँ छुट्टी का वक्त हुआ चला था। सलाम सर, कार्ड ने इसे देखकर सलाम के बुरहाने सर हिलाते वहीं चहलकदमी की। अच्छा सुनो, मेरी बेटी से कोई मिलने आया या इसका पूछने तो नहीं आता? अपने दिमाग के खदशात इसने गार्ड से पूछे। वो अच्छे से जानता था फैरी को, क्यों सुबह जाते हुए रोज इसे सलाम करके जाती थी।
नहीं बेटा, अभी तो कोई नहीं आता। हाँ, पहले इसकी माँ आती थी पर अब नहीं आती, इसने मुस्कान का सोचते बताया। बुरहान माँ पर पहले सोचते चौंका, फिर मुस्कान का ख्याल करते इसने सर हिला दिया। अच्छा, एक बात याद रखना, कभी कोई भी मेरी बीवी या मेरे अलावा पूछे तो फौरन मुझे कॉल करना और इसे इनकार कर देना। इसे अपना नंबर देते समझाया तो गार्ड सर हिला गया। इसे इसकी सूरत परेशान देखकर पूछा, खैरियत है बेटा? जिस पर इसने तसल्ली दी कि सब ठीक है। वो नहीं डरता था इन अटैक धमकियों पर अब अपनी बेटी से इससे खौफजदा हो गया था। वो अपनी फेरी पर खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो अपने ही ख्यालों में से मालूम ही ना हुआ कब छुट्टी और वो कभी से देखकर सलाम करती सामने, फेरी मेरी जान। बुरहान बेकरारी से बेचैनी खौफ से इसे बाहों में समेट कर अपने वजूद में छुपाया कि कहीं से खराशे ना पड़ जाए। क्या हुआ दोस्त, आप डरे हुए हैं? मम्मा ने फिर झगड़ा कर लिया क्या? वो फिक्रमंदी से बुरहान के चेहरे को हाथों के छोटे प्याले में भरकर पूछने लगी। नहीं, इसकी हिम्मत आपके डैड से लड़े। इसके माथे पर बोसा देते बुरहान ने मोहब्बत से कहा और इसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पीछे एसीपी को इस कदर छोटी सी मगर कमजोर बेटी से वाला मोहब्बत करते देखकर वहां आए पेरेंट्स मुस्कुरा दिए। बैड बॉय डैड, मम्मा से लड़ा नहीं करें, वो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे रात को बाहों में सुलाती हैं, कभी आप लेट आते तो स्टोरी सुनाती हैं। बुरहान जरीक निगाहें आसपास घुमाते अपने सार में लेकर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा, दूसरी तरफ आकर खुद बैठा और वो दादी की तरह समझाने लगी। हाँ, तुम्हें भी मेरी लड़ाई दिखाई देती है, अपनी मम्मा की नहीं। वो मुझे ऐसे काटती है, पंजे मारती है, तब तुम इससे क्यों नहीं कहती? बुरहान ने बुरा मानते हुए कहा और अपनी सीट बेल्ट बांधी। फेरी हंस पड़ी। मैंने मम्मा को भी कहा था डैड से ना लड़ा करे तो वो कहती है। वो कहकर फिर मुस्कुराई। बुरहान को ना जाने क्यों जानने का तो जसूस हुआ। फिर क्या कहा आपकी गैंगस्टर मम्मा ने? मुतबस्सम सा मुस्कुराते वो गाड़ी ड्राइव करता पूछ रहा था। अंदर मुस्कुराहट ऐसे दिलकश देखकर फेरी ने घूर कर देखा था और बुरहान को भी शायद अपनी बेखुदी का एहसास हुआ। गड़बड़ा गया। यकीनन इस मोहतरमा ने अंगारे चबाए होंगे। इसने खाली खुली नफरत नापसंदगी का इजहार किया होगा जो कुछ देर पहले थी, जबकि काफी झुटलाने के बाद भी वो अपने सार से इसके रेशम लम्स तीखेपन को झुटलाना पा रहा था। लब पीछे मोड़ काटा। कहती हैं एसीपी लायक ही इसी के है। अगर मैं यानी कि मैं खुद इसे समझाते छोटी सी उंगली अपने माथे पर रखी, अगर मैं ना होती तो वो आपको सिर्फ मुक्के नहीं लाते भी मारती। वो मुस्कुराहट सिर्फ छोटे से लबों में छुपाती बोली और मुंह फेर कर मुस्कुराने के लिए विंडो को देखने लगी। बुरहान ने सुनकर गुस्से से स्टीयरिंग व्हील को जगड़ा और इसे घूर कर देखा। तुम अपने डैड पर हंस रही हो फेरी? अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इसने खफगी से कहा। वो औरत तो है ही साइको। वो बड़बड़ाया। मुस्कान सुनती कहका लगा उठी और इसे देखा। बाबा, इसने मुस्कुराते बुरहान को हाथ को अपने हाथों में लेकर लबों से लगाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इसका बाबा कहना बुरहान के रूह में सुकून की लहर बनकर उतरा था। बाबा की जान। इसने झुककर इसके सर पर बोसा दिया। लंच करे, बाबा को भूख लगी है। इसने इजाजत तलब नजरों से देखा। फेरी ने इसे देखा और छोटी सी उंगली ठोड़ी पर रखकर सोचा। बुरहान इसकी एक्टिंग पर मासूम सूरत बनाए देखता रहा। हाँ तो इजाजत है जाने बाबा। कुछ देर बाद पूछा। फेरी हंसती सर हिला गई। जी इजाजत है बाबा जान, मुझे खुद भूख लगी है। अगर मामा होती तो तीनों साथ लंच करते, पर इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बुरहान खामोशी से सुनता रहा और गाड़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में रोकी। यहाँ का खाना काफी मशहूर है। सोचा आज इसके चस्का अपनी फेरी की जुबान पर लगाऊं, क्या पता रात को उठकर यहाँ आए खाने। वो इसका बैग वहीं रखकर इसे उठाए गाड़ी लॉक करते वहां खड़े कांस्टेबल के हवाले कीस करके आगे बढ़ा। ये एक ओपन एयर फैमिली रेस्टोरेंट था और वहां पहले ही काफी रौनक लगी हुई थी। काफी टेबल्स बुक्स थी, पर इसे देखकर मैनेजर भागकर पास है। सर यहाँ आए। इस्लाम दुआ के बाद वो इसे कहता आगे बढ़ा और एक खूबसूरत ग्लास वॉल के करीब पुरसुकून जगह पर टेबल पेश की। बुरहान थैंक्स कहता फेरी को बिठाने लगा कि मैनेजर ने आगे बढ़कर इसके लिए चेयर खिसकाई। थैंक्स अंकल, वो मुस्कुराकर बोली, जिस पर इसके मासूम प्यारे से चेहरे को देखते मैनेजर ने एहतराम से सर को खम किया और वेटर को बुलाया और तब तक वहीं खड़े रहे जब तक बुरहान ने ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर लिए वहां से हट गए। फेरी खामोशी से टेबल पर सर टिकाए अपने मसीहा को देख रही थी जिसने इसे जहन्नुम से निकाल कर अपने पुरसुकून आगोश में भरा था, बल्कि इसके लिए इसका बाप बना, इसकी मजीद कमी पूरा करते, इसके लिए खूबसूरत सी इसकी पसंद की ममा लाया। बाबा, मेरे मरहूम बाबा अम्मा कितने खुश होंगे ना। नम आंखों से इसने बुरहान से कहा। इसने मोबाइल से नजर हटाकर इसे देखा। जल्दी से मोबाइल टेबल पर रखी और हाथ बढ़ाकर इसके दोनों नम आंखें उंगली से पहुंची। हाँ, खुश होंगी अपनी इतनी प्यारी क्यूट सी फेरी को मुझे देकर। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तुम्हें मेरे लिए भेजा। इसने बाहें फैलाकर वो चेहरे से उठकर इसके होश में आ गई। खाना लगने तक वो इससे छोटी छोटी बातें करते इसे नवाले बनाकर खिला रहा था। अस्सलाम वालेकुम एसीपी साहब, कैसे हैं? एसीपी शरीन जो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ आई थी बुरहान को देखकर इनसे एक्सक्यूज करती बुरहान वालों की टेबल पर आई।
वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाथ मिलाकर जवाब देते इसे खिलाकर पूछा। आई एम फाइन, कैसी हो लिटिल डॉल? चेयर खिसकाकर बैठी वो फेरी का गाल छूकर मोहब्बत से पूछने लगी, जिस पर फेरी अपनी मम्मा की जगह इसे पाकर बुरहान को देखने लगी और बुरहान इसकी आंखों में छुपी नापसंदगी देखते पलके झपकाकर माथे पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरी मम्मा की चेहरा है, वो यहाँ आने वाली हैं। वो मासूमियत से मुस्कुराकर बोली। शरीन शर्मिंदा हो गई और सॉरी, मुझे पूछकर बैठना चाहिए था, वो कहकर उठ खड़ी हुई और मुस्कान इसकी बात से मुतफिक होकर सर हिलाने लगी और बुरहान के हाथ में मौजूद निवाला झुककर खा लिया। अरे नहीं नहीं, वो नहीं आ रही, आप बैठ जाए मिसेस शरीन, लंच करें हमारे साथ। इसका चेहरा सुर्ख देखकर बुरहान ने बात संभाली, वरना इसे अपनी मासूम सी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। इस औरत से इसे इतना तेज कर दिया था कि वो जानती थी कहाँ इसकी मामा की जगह है, कहाँ दूसरी गैर लड़कियों की। और शरीन बुरहान के खुलूस मुस्कुराती बैठ गई। आपकी उंगली कैसी है? कट गई थी ना कल? आपने बताया नहीं, ये कट कैसे लगा? अपने लिए प्लेट में खाना निकालते वो फेरी को जहर से बड़ी बुरी लगी। वो जानती थी इसकी मामा नहीं आ रही, इसे तो इसके बाबा ने बुलाया ही नहीं, फिर कैसे आती? पर वो अपनी तरफ से कोशिश करे अब कि अपनी मामा को खुश तो कर सकती थी ना इसकी गैर मौजूदगी में। इसकी बेटी अपने पापा के पास किसी को नहीं आने देगी। बुरहान ने हैदराबादी बिरयानी का चम्मच भरकर फेरी के मुंह में डाला और अपनी उंगली को देखा जहां सुर्ख कट का निशान था। जी ठीक है वो, इसकी नजरों के सामने वो लम्हा लहराया। जूद में एक सरूर भरी लहर दौड़ गई। कितनी सालम लड़की थी, कुछ असर नहीं होता इस पर, कैसी मोहब्बत थी इस चीज की, सदाएं लगाती फिरती थी। और अब जब वो मोहब्बत इसके इतने करीब थी, इसे छूती थी, तो इसके जज्बात नहीं जागते थे, अलबत्ता जुल्म की इंतहा करते ये भी नहीं सोचती मुकाबिल को कितना दर्द होगा इसकी मोहब्बत की आहें भरती है। शायद मेरे एक माह के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुरेज बरत रही है, इसकी सोचें तवील होने लगी। हाँ सही तो है, मैं कौन सा इसके साथ जिंदगी गुजारने वाला हूँ, कुछ दिन बाद तो छोड़ दूंगा इसे। कहाँ खो गए बुरहान साहब? श्रीनी इसकी सोचों में गुम फेरी के मुंह में खाली चम्मच रखते देखकर हंसती हुई इसके सामने चुटकी बजाकर बोली, हाँ कहीं नहीं, वो अचानक लग गई थी चोट। होश में आते वो अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा सा बोला और मुस्कुराते फेरी के मुंह में खाली चम्मच निकाला तो वो हंस पड़ी। श्रीन सर हिलाती खाने लगी। बाबा आप भी ना, ये ऐसे ही हैं, जब मामा किसी काम से जाती हैं तो बाबा ऐसे ही ख्यालों में चले जाते हैं। वो मसनूई कहका लगाकर बोली, जिस पर शरीन तो गड़बड़ा गई, अलबत्ता इसकी बात पर बुरहान खूबसूरत चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो अपनी छोटी सी बच्ची को क्या समझाता कि वो क्या बोल रही है। फेरी, बुरहान ने आंखें दिखाकर जरिश की ऐसी बातों से बाज किया। पर मैंने क्या किया बाबा, आपने कहा था सच बोला करूं। वो मुंह सर को बोली। बुरहान नजर चुराते जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सर हिला गया। श्रीन इसकी क्लास फेलो रह चुकी थी, पर पहले दोनों में सरसरी हेलो हाई भी थी, और अब जब दोनों एक शोबे में, एक ही जिले में, एक ही रैंक के थे, तो दोनों में अच्छी खासी बातचीत जॉब की नोयत से हो जाती थी। इस तरह की घरेलू बातें अपनी बीवी या बच्ची की किसी से नहीं करता था, फिर चाहे इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। वो अपने जज्बात अपने तक रखने वाला शख्स था, काफी हद तक एहसास भी हुआ करता था, पर वक्त ने इसे ऐसी टोकरी रसीद की कि इसमें एहसासपन कहीं गायब सा हो गया और मजीद इसकी शख्सियत को इस शोबे ने बदल दिया। वो इस वक्त आलिफ के साथ ऑफिस में मौजूद थी और टेबल के बीच रखी लड़कियों की तस्वीरें देखते डिस्कशन कर रहे थे। तभी मुस्कान की जेब में रखा मोबाइल रिंग हुआ। एक्सक्यूज मी, वो इनसे माजरत करती वहां से निकली। हाँ बोला नसीम। एक हाथ जैकेट की जेब में डाले, दूसरे से सेल फोन कान से लगाया। मैडम सर अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, जहाँ इनके साथ एसीपी शरीन भी मौजूद है। इसकी बात सुनते ही मुस्कान ने लब बिचट जैकेट में मुट्ठी बीछी दी। ओके, वो कहकर सेल फोन जेब में रखती पल में वहीं से लॉन में गहरे सांस भरकर अपने अंदर दहकती आंख को दबाए खड़ी थी। ये तुमने कहाँ से बांधा? बुरहान की उंगली पर रुमाल देखकर मुस्कान ने गुस्से से पूछा। दोस्त ने बांधा है, इसने जवाब देकर फाइल उठाई। वो गजबनाक नजरों से इसकी पुश्त को घूरती। जब सबका पहनाना लबरेज हुआ तो आगे बढ़कर झटके से इसके अपने सामने किया। ये क्या दोस्त एसीपी शरीन है जिसने आपका हाथ थामा और इसकी उंगली पर अपना रुमाल बांधा? वो चटक कर बोली। बुरहान ने रिलैक्स अंदाज में इसका सुर्ख चेहरा आंखें देखी। वही है शरीन, मेरी दोस्त। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? इसने ही बांधा है रुमाल मेरी उंगली पर, वरना तुम्हें काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने कांटदार लहजा अपनाया। मुस्कान ने इसकी आंखों में घूरते अचानक झपट कर इसकी उंगली पकड़ी और खींचकर इस रुमाल से हटाया। बुरहान खामोशी से देखने लगा। जब इसने अचानक ही इस कट कर लगी अपनी बेरहम उंगली दबाव दिया। क्या कर रही हो पागल औरत? वो दर्द से चौंक गए। इसके झटके से अपने पीछे धकेलते अपनी लहू बहाती उंगलियों को देखा और अब वो पहले की निस्बत पर सुकून इसकी उंगली का बेहतर लहू देखकर वो रुमाल लिए साइड टेबल के दराज से लाइटर निकालकर बालकनी में आई। वहां आग लगाकर इसके ऊपर अपना नंगा पांव रख दिया।
आग से इसकी स्किन तो जली पर सुकून इस रुमाल को जलाकर मिला था वो दर्द से कई गुना ज्यादा था। बुरहान तो वो सब देखकर शॉक था, इतना जुनूनीपन, वो भी एक लड़की का। इसका दिमाग घूम गया, वही गुस्सा इस कदर आया कि मुंह तोड़ दे इस नफसाती लड़की का। वो इंतजार में था कि दर्द से मजबूर होकर कुछ पाँव पर लगाएगी, पर यह इसकी सोच ही थी, वो पागल लड़की कुछ लगाएगी। सोचो से सर झटक कर अंदर बढ़ी। मिसे, क्या ये पार्सल तुम इस ड्रेस पर पहुंचा दोगी? आरिफ ने एक पार्सल में कुछ पेपर्स डालकर इसके हवाले किए। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम है, आलिफ से कह दो या खुद चले जाओ, वो कहकर अपने बैग को कंधे पर डाले। इसमें से निकाली नेल पॉलिश नाखून पर लगाई जा रही थी। गाड़ी में बैठी तब तक नेल पॉलिश लगाई थी और अब हाथ स्टीयरिंग पर रखे इन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम भूल रहे हो बुरहान इल्वी कि तुम सिर्फ मेरे हो मुस्कान के। अगर जरा सा इधर उधर देखा तो आंखें फोड़ दूंगी। मुसलसल खतरनाक सोचों को सोचते वह तेज स्पीड से रेस्टोरेंट पहुंची। अपने आदमी को दूर रहने का इशारा देते वो ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुए। एसीपी कहाँ बैठा है? चारों तरफ हॉल में नजरें घुमाकर इसने मैनेजर से पूछा। वो पहले हैरान हुआ इसके अंदाज पर, फिर एक साइड कोने वाली टेबल की तरफ इशारा दिया जहां एक खूबसूरत फैमिली का व्यू देते वो खाने के साथ मुस्कुराकर बातें भी कर रहे थे। आह मेरा शोना बेबी, मैं आ गई, इसने मलहना अंदाज अपनाते हुए अचानक से पीछे बुरहान की गर्दन को दबोचे एक झटका देकर पीछे करते माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया कि शरीन तो सटपटाई। बुरहान सुर्ख पड़ गया इसके सरे आलम मोहब्बत के अंदाज पर। और सॉरी जान, मैं कुछ लेट होगी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? एक किस अपनी बेटी को कवर करती वो दूसरी चेयर खिसकाकर शरीन और बुरहान के बीच खासकर बुरहान के करीब बैठ गई। नहीं, सही वक्त पर आई हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शरीन को वहां पाकर वो पेचो ताप खाता जबरन मुस्कुराहट से जाए बोला, कैसी हैं एसीपी साहिबा, क्या हाल मिजाज है? बुरहान की प्लेट से खाती हुई शरीन से पूछने लगी, जिससे यूं बीच में बैठने पर फिर बुरहान से जिस तरह की मोहब्बत का इजहार करते हुए देखकर शौक थी, बेवकूफ नहीं थी, जरीक निगाहें रखती थी। बुरहान की गर्दन पर इसका दबाव वो दूर से ही महसूस कर गई थी। एसपी साहब, मुझे लगता है आप पानी पी लें। बुरहान को हल्का सा खांसते देखकर शरीन ने मुस्कान के सवालात को इग्नोर करते बुरहान को पानी पेश किया। नहीं, आप रहने दे, मैं अपनी स्वामी के लिए आई हूँ। आई मीन शोहर को खुद पानी पिलाती हूँ, ये आप पी लें, शायद ज्यादा जरूरत हो, इसने चबाकर कहा। कुछ उठकर पानी का गिलास उठाए बुरहान को दिए बगैर इसके लबों से लगा दिया। वो जोर दिया कि इसे झट से सारा पानी पीना पड़ा। अगर यहाँ शरीन या फेरी ना होती तो वह इस बेरहम सलूक पर अच्छे से जवाब दे देता, पर मजबूर था। पानी पिलाकर वो जबरन ज्यादा कर रही थी, पता नहीं किस बात का गुस्सा था। बुरहान सिर्फ इसके सुनहरी सुर्ख आंखों में देखता रह गया। अगर गोद में फेरी ना बैठी होती तो झटके से पीछे फेंकता। आंटी, मैंने कहा था ना ये जगह मम्मा की है, देखी वो आ गई, अब ख्वामखा ही इनकी जगह पर बैठी थी। फेरी ने खामोश बैठी बुरहान को देखती शरीन से कहा। वो चौंकी। रहने तो मेरी फेरी, खाली जगह पर साए आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों मिसेस शरीन, इसने चुपते लहजे में कहा। जब दोनों माँ बेटी के तन से बुरहान हर्ट हुआ था वहीं शरीन लब भीज गई। एक्सक्यूज मी, एक गुस्सीली नजर मुस्कान पर डालकर सुर्ख चेहरे से वो माजरत करती अपना क्लच उठाकर वहां से निकली। ये क्या हरकत है तुम दोनों की? वो मेरी दोस्त थी, पागल लड़कियों, इसे हर्ट कर दिया। नॉनसेंस, बुरहान बिपर कर कहता अपनी कैप धोता पहनते वहां से जाने लगा। पर शरीन के गुस्से होने पर वो न फेरी को फर्क पड़ा और न ही मुस्कान को, क्योंकि वो अपनी चीजों पर खैर हक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और खासकर फेरी के बाबा और दोस्त तो मुस्कान का स्वामी और एसीपी। सॉरी बाबा, फेरी ने फौरन माजरत की, शायद बाप का दिल दुखाना पसंद नहीं आया था। मैं नहीं चाहती कि आपकी तवज्जो मामा या मेरे अलावा किसी और पर जाए, बिकॉज आई लव यू सो मच, यू आर माई सुपर हीरो एंड माई एंजल बाबा। वो कहती बुरहान के गजबनाक तेवरों पर बर्फ डाल दी इसकी गर्दन में बाजू डालकर मुंह छुपाए रोने लगी। अरे अरे फेरी, क्यों रो रही हो स्वीट हार्ट? मैं भी सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ मेरी जान, बाबा सिर्फ आपके हैं। इसका सर बुलंद किए कैप पहनता थे वो मोहब्बत से इसके सीने से लगा। आसपास जो भी ये मंजर देख रहा था मुस्कुरा दिया। आप प्रॉमिस करें आप सिर्फ मुझसे, मामा से और मेरे छोटे बहन भाइयों के अलावा किसी को प्यार नहीं करेंगे? वो इसके गाल पर किस करती, दोनों छोटे हाथ इसके गाल पर रखती पूछने लगी। बुरहान चौंका। बहन भाई? आपको नहीं मालूम बाबा? मुस्कुराई। मम्मा कहती हैं अगर आप सुधर गए तो मेरे छोटे बहन भाई आएंगे। इसकी बात पर बुरहान को सदमा लगा। इसने शशदर होकर मुस्कान को देखा जो बगैर शर्माए कुछ कहे बेनियाज सी खाना खा रही थी, जैसे सदियों से भूखी रही हो। बुरहान गश खाते खाते बचा, बाबा प्रॉमिस करे ना। वो बेजिद कर रही थी। आपको अपने बाबा पर शक है? इसने कतराना चाहा, जिस पर मुस्कान ने जहर मारने वाला हल्क से उतारा। जाहिर होने नहीं दिया। नहीं बाबा, मैं शक नहीं कर रही, पर आप बहुत हैंडसम है ना, सुपर हीरो, इसीलिए आप जहाँ जाते हैं वहां आपको देखती ही टीचर्स लड़कियां मुझे पसंद नहीं।
मेरे बाबा को मेरे अलावा या मेरी मम्मा के अलावा कोई देखे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप प्रॉमिस करें, आप हमेशा सिर्फ हमें चाहेंगे, वरना मैं इतना रोऊंगी, फिर कभी चुप नहीं करूंगी। इसने तफसील से समझाया और आसपास उम्मीद भरी नजरों से देखा। बुरहान इस मासूम और कभी वीरान आंखों में आज जुगनू रोशन देखकर इसकी दोनों हथेलियां चूम गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी फेरी को प्यार दूंगा। बाबा ऑल्सो लव यू फेरी। नहीं बाबा, मामा और छोटू छोटी को भी बोले, वो हठधर्मी से बोली। बुरहान एक तिरछी गजबनाक नजर बेनियाज इस खुद पर मुंह फट लड़की पर डालकर इसे देखने लगा। बाबा सबसे प्यार करेंगे, छोटू छोटी से भी और इनकी मामा से भी। इसने इजहार प्रॉमिस पर फेरी या हो करती बुरहान के गले लग गई। वो जाने लगा इसे बाहों में भरे, तभी पीछे मुस्कान ने खूनखार नजरों से इसकी पीठ देखी। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया मेरे बुआ साथ लंच किए तो मैं यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। पीछे बहुत सर्द स्पॉट आवाज में आई। बुरहान के बढ़ते कदम ठटक गए और पीछे मुड़े। जो आंखों में चिंगारियां ली से देख रही थी, बुरहान के देखने पर पास वाली चेयर पर इशारा दिया। इसका चेहरा इसकी धमकी पर मतगैर हुआ। दिल किया जाकर एक खींच कर रखे। पहले ही एसीपी शरीन के सामने इतना बेइज्जत कर चुकी थी और अब ये धमकी। इसने बेसाख्ता ही नजरें आसपास दुराई तो इक्का दिक्का लोग इन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे और साथ शरीन भी। अचानक एक ठा आवाज गूंजी। बुरहान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और नीचे एक गिलास के टुकड़े पड़े थे और वह दूसरे गिलास को पकड़े चेयर समेत इशारा देने लगी। मुस्कान, ये क्या बचपना है, कुछ एहसास है, हम कहाँ मौजूद हैं? वो इसके पास चेयर पर बैठकर नीचे आवाज में बरहमी से बोला और मुस्कान मुस्कुराती कंधे उचका गई। मैं तो जहन्नुम में भी ऐसे ही करूंगी। वो बेनियाजी से मगरूरियत से बोली और जताकर इसका हाथ जहन्नुम में भी नहीं छोड़ेगी। और अगर मैं जन्नत में चला गया तो? इसने पता नहीं किस रो में बहक कर पूछा। मुस्कान चौंकी और फिर मस्करे से मुस्कुराई। तुम जाकर तो दिखाओ। इससे कहकर मुस्कुराती फेरी को देखा और बुरहान अपने पेट पर इसकी गन का मुंह बखूबी महसूस कर चुका था। अजीब जबरती है जैसी है साइको औरत। वो चिढ़ गई और जहर मार करके मजीद तमाशे से बचने के लिए खाने लगा कि मुस्कान ने रोक दिया। वेटर! इसकी पुकार पर दूसरे पल वो मुअद्दब वेटर वहां मौजूद था। इन सबको उठाओ और एक जबरदस्त सा लंच लगाओ। ऑर्डर देते हुए चेयर की पुष्ट से टेक लगा गई और वेटर सर को खम देता वहां से सब उठा ले गया। ये सब क्यों? अब बुरहान ने चिढ़कर पूछा और वो हंस पड़ी। अलबत्ता फेरी भी अपनी मामा के इस कदम को नहीं समझ पाई, क्योंकि अब जो लंच लगेगा वो खालिस हमारा होगा, एक लवली फैमिली का। हर बुरे साए से पाक। मुस्कुरा कर कहते वो आखिरी नजर शरीन पर डालने लगी जो अब वहां से जा रही थी अपनी फैमिली समेत। मुस्कान, तुम काफी बदतमीजी कर चुकी हो मेरी फ्रेंड से। डोंट यू डेयर डार्लिंग, तुम्हारे दुश्मन और अपने सिर्फ हम हैं। वो टेबल पर इसके हाथ पर अपना हाथ रखते जताकर बोली। बुरहान ने नामहसूस झटके से अपना हाथ छुड़वाया और बेबसी से सांस खारिज किया। कुछ ही देर में खाना लगा और बहुत मुस्कुराहटों से खाया गया, जिसमें ज्यादा मुस्कुराहटें फेरी की थी और बुरहान का दिल जलाती मुस्कान की। पर वो ये सोच रहा था इस मुसीबत को कैसे पता वो यहाँ है। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।